बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है कि बंसी जी कहाँ से हैं। लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये बंदा गुजरात से है या राजस्थान से है। पहली वीडियो क्या क्रिएट करी? वो वीडियो तो कुछ भी डाल रहा था। वो जो आपने कभी सुना होगा, तालिबान वाले लोग, दाढ़ी है, सलवार कुर्ता है, चप्पल पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी गन है, ग्रेनेड है। तो टैक्सी वाले को पूछा कि भाई कौन कौन है अंदर, तो उसने बता दिया कि हिंदुस्तान के भी 2 मुलगरिये हैं। उतार दिया नीचे और पूछताछ किया कुछ ऐसा है, और फिर पता नहीं मतलब अचानक से उसने गन थी वो उसने फायर कर दिया। जो साउंड था वो बहुत खतरनाक था हमारे लिए। आंखों पे बांधा, हाथ पीछे बांधा और गाड़ी में उल्टा रख दिया उनको। तो वहाँ पे पहुंचे तो आसपास देखा कि ऐसे अंधेरा दिख रहा है, उधर थोड़े रेत का टीला बना है, उसके ऊपर कोई खड़ा है बंदा गन लिए, वैसा काला काला दिख रहा है। उसके पास छोटी छोटी बैटरी होती है जो ग्रीन लाइट मारती। तब मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। उसने हमसे फ़ोन ले लिया, फ़ोन खोल के दे दो, और बोला कि डिलीट फोल्डर खोलो। तब हमें लगा कि मामला अब पूरा ही है, अब तुम जाने की आशा छोड़ दो। सबसे पहले में ये बात याद आ गई कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड थे। शुरू हो गया क्या? पॉडकास्ट शुरू हो गया है। ओह सॉरी, क्रिकेट में घुमेर याद। हाँ, आराम से क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट था। कमेंट्री आप सुना खूब करते थे, तो आपके लहजे में कमेंट्री आ गई और आपके व्लॉग्स में भी वो दिखता है। सही ऑब्जर्वेशन है या गलत? बिल्कुल। मैं सही बात तो ये है कि पहले टीवी नहीं था और क्रिकेट का बहुत शौक था। तो हम क्रिकेट वाला शौक तो आपको सही बताऊंगा ना, तो टीवी 5 किलोमीटर दूर से किराए पे लाते थे और सर पे उठा के एक बंदे के साथ ले जाते थे। अच्छा। टीवी उठा के लाते थे, फिर मैच देखते थे। और उसके मतलब साथ वो तो कभी कभी होता था जब वर्ल्ड कप वगैरह होता, ऐसे ही मैच होता था, हम रेडियो पे मैच सुनते थे। अच्छा। तो रेडियो की जो कमेंट्री थी ना, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, वहाँ से थोड़ा स्टाइल सीख गए। अच्छा। और वो मैं कमेंटर का नाम भी भूल गया। और अभी भी मैं कभी समाज टूर्नामेंट होता है तो मैं बोलता भी हूँ। अच्छा। तो उसका मेरे अंदर उसका इफेक्ट है। तो मतलब क्रिकेट वाली कमेंट्री सुन सुन के आपने कभी ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि ये कमेंट्री कहीं मेरे व्लॉग्स में काम आएगी? व्लॉगर का तो मतलब दूर दूर तक रिश्ता नहीं है उससे। वो तो मतलब क्रिकेट के लिए कि मैं भी कमेंट्री कर लूँ, तो ऐसा मतलब उस समय वही ख्याल थे। लेकिन कमेंटेटर बनना था आपको या क्रिकेटर बनना था? शौक तो क्रिकेटर था, लेकिन हम गांव से वहाँ कोई क्रिकेट का नज़दीक नहीं है माहौल। लेकिन गांव में भी खेल के ऐसा क्रिकेटर फील होता था। अच्छा। तो अभी वो कमेंट्री माइक वो सब तो अभी हाथ में आया है, कभी अभी टूर्नामेंट होते हैं, पहले तो वो सब नहीं था। पहले टीवी के बिना जब रेडियो पे कमेंट्री आती है ना, तो उससे वो कमेंट्री से हम फील कर सकते थे अभी रियल में स्टेडियम में क्या हो रहा है। मैं तो बंसी जी के बारे में जानता हूँ कि कहाँ से हैं, कौन सा गांव है, क्या है। बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है कि बंसी जी कहाँ से हैं, तो एक बार थोड़ा ब्रीफ में बताइए। देखो ये बात भी सही है आपकी कि लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये बंदा गुजरात से है या राजस्थान से है। लेकिन मैं हूँ राजस्थान से ही, मेरा डिस्ट्रिक्ट जालोर, गांव कोटा, तहसील रानीवाड़ा, और यहीं पढ़ा हूँ। 1 से 8 तक गांव में ही पढ़ता था। और 6th क्लास से स्ट्रगल वगैरह शुरू हो गया। और 8th क्लास के बाद मैं 9th में गांव जो 2-3 किलोमीटर दूर गांव है करवाड़ा, वहाँ पे पढ़ता था। फिर 10th में मेरे मामा के वहाँ पे पढ़ता था सांकड़। उसके बाद 11th में मैं मालवाड़ा साचोर, और 12th में मैं रानीवाड़ा था। अच्छा। और 12th के बाद में पढ़ाई छोड़ दी? 12th के बाद में मतलब 12th तक भी आप समझोगे हर साल मैं स्कूल चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सेटिंग नहीं बैठ रहा है। घर वाले कहीं खेती करने जा रहे हैं, मैं किसी और के वहाँ स्कूल रह करके पढ़ाई कर रहा हूँ। इस दौरान हर महीने चेंज करनी पड़ रही जगह। तो बहुत कुछ हो रहा था उस समय के दौरान, और काफ़ी कुछ झेला। अच्छा। लेकिन 12th कर लिया जैसे तैसे। और 12th के बाद पॉसिबल नहीं था कि आगे पढ़ाई करना, तो इम्पॉसिबल था कि आपको पहले तो शहर में जाना है। शहर में जाने के लिए आपको पैसा चाहिएगा, पैसे का कोई सोर्स नहीं है। यहाँ तक भी फीस भरने के लिए पैसे इधर उधर से जुगाड़ करते थे। तो चीज़ें वही है कि फिर मैं सोचा कि अब, और गांव में अब शादियाँ भी थोड़ी जल्दी हो जाती है, बच्चे के पास जॉब हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को भी ऐसा लगने लगा कि अब वो चीज़ें नज़दीक आ रही है, सगाई ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। तब मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मुझे निकलना चाहिए। अच्छा। अब जवाबदारी बढ़ती जाएगी और ज़्यादा प्रेशर में आएंगे। और नौकरी, ऐसा एक भूत घुसा दिया कि नौकरी तो पैसे वालों को मिलती है। तो
मैं सोचा कि नौकरी नहीं मिलेगी आगे चल करके भी। तो 12th करते ही आप चले गए थे बाहर? 12th करते क्या, 12th का रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छा। और मैं ऐसे ही, मेरे अंकल जी जाते हैं, अहमदाबाद जा रहे थे पहले से, तो उनके साथ मैं निकल गया। और मैं निकला तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं जाके मजदूरी करूँगा, मुझे ऐसा कि वहाँ तो मतलब क्या, पहले तो वो वीडियो देख नहीं सकते थे ना, अभी तो जहाँ पे भी जाना है पहले वीडियो देख लो। पहले ऐसा कुछ नहीं था, एक सपना ही था, रेडियो में सुनते वही बात वापस। तो मैंने एक BBC पे एक न्यूज़ ऐसी सुनी थी सिंगापुर के बारे में। अच्छा। कि यहाँ पे तो हर कॉर्नर पे कैमरा लगा है, कोई बंदा कहीं पिचकारी भी थूक दे तो उसको ट्रैक कर लेते हैं, चमचमाती बिल्डिंग है। तो वही सब दिमाग में सेट हो रखा था। अहमदाबाद के बारे में भी हाँ ऐसा ही, कि वो बड़ी सिटी है तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। अच्छा। और एक आपने गाँव का जो देसी छोरा बाहर जाए, तो जब गांव आते हैं ना तो भले ही वहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन वहाँ आते ही नए कपड़े एकदम चकाचक लगता है। तो एक दो ड्रेस रखते हैं नई, जो हाँ, गाँव आने पर ही पहनते हैं सिर्फ, वो ऐसा लगता है कि वहाँ तो मजे ही मजे है। तो मैं भी वही सोचा कि मतलब अब चलो यार वहीं जाके कुछ मजे करेंगे, कुछ तो जबरदस्त देखने को मिलेगा। अच्छा। और वो सपना जब वहाँ पहुँचते 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 थोड़ा तो ठीक लगा, लेकिन शाम होते होते जब डेस्टिनेशन पे पहुँचे किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, अच्छा, तब फिर लाइट हो गई कि मामला तो कुछ और ही निकला। किस तरीके का काम था वहाँ पे, आपकी जॉब? हाँ, काम मैं जब घर से जाने का सोच रहा था और जब बात किया तो मुझे ऐसा बताया कि आप वहाँ जाके कंप्यूटर पे कुछ करना है। मतलब अच्छा। कंप्यूटर के बारे में जो नॉलेज तो नहीं था, फिर भी कंप्यूटर का सपना दिखा दिया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके कंप्यूटर पे कुछ करना होगा। तो कंप्यूटर तो दूर है, मतलब जिस पहले दिन भी मैं गया था तो एक फैक्ट्री थी। मतलब पहले तो सिटी में जाती है बस बड़े अड्डे पे, फिर वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेकर के जो जिसके साथ जा रहे हैं वो आपको डेस्टिनेशन पे ले जाते हैं। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ गए, मैं नाम स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा। अच्छा। तो वहाँ पे उतरे और फिर थोड़ा और पैदल चलते गए तो मतलब धीरे धीरे जगह, इंडस्ट्रियल एरिया आपको पता ही होगा कैसे पॉल्यूटेड होता है सब, मतलब वही है, धमाधम आवाज़ बजेगी ये सब। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ज़्यादा जगह कॉम्पैक्ट होती गई और ज़्यादा डीप में जाते जाते पता चला। अच्छा। तो एक फैक्ट्री में जाके रुके। अच्छा। फैक्ट्री थी स्टील की, और वहाँ पे जो मशीनों की आवाज़ आ रही थी ना, तो जब आप वहाँ पे कुछ महीने काम करते तो आपको लगता है कि वो बाद में नॉर्मल लगने लगता है, आपको आवाज़ भी वो सुनाई नहीं देती है, आपका कान वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में शांत जगह से वहाँ जाते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे बम फूट रहे हैं आपके आसपास, इतना खतरनाक। और जब रात को मशीन बंद हो जाएगी तो भी आपको लग रहा है कि कुछ तो बज रहा है। अच्छा। तो भागने का मन नहीं किया वहाँ से? नहीं, उसके पीछे भी कुछ कारण था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब मैं घर पे था तो उसका मैं रीज़न बताऊंगा, लेकिन वो बात मैं पूरी करता हूँ कि मैं जैसे शाम को वहाँ पहुँचा और मुझे ऐसा लगा ये फैक्ट्री में ऐसे ही आए हैं कुछ देर के लिए, शायद कहीं और जाके रुकने वाले हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि फैक्ट्री के अंदर ही रुकेंगे। अच्छा। तो शाम होते होते थोड़ा लाइट ऑफ होने लगा, तो वो वहीं पे धीरे धीरे बैग रखा और बैठे इंतजार कर रहा। मैं सोचा कहीं और ले जाएंगे। बाद में पता चला कि इधर ही ये फैक्ट्री के एक कॉर्नर में ही खाना बनाते हैं, इधर ही रहने का है। फिर मैं सोचा, तो मैं बोला ऐसे ये भी थोड़ी देर के लिए होगा। बाद में पता चला कि इधर ही सोना है। अब फैक्ट्रियों में इतने बड़े बड़े चूहे पतरे हैं, स्टील है, आप चलते चलते इधर आपको पतरे लग सकते हैं, बहुत धारदार। लेकिन फिर मेरे को लाइट हुआ कि मतलब ये वो जो मेरे को बातें पहले सुनाई थी वो बातें यही है। मेरे को मेरे पिताजी बताते थे कि आप जब बाहर जाओगे ना कहीं काम करने के लिए, पिताजी आज से कई साल पहले जब वो युवा थे तो वो एक ही बार बॉम्बे गए। अच्छा। और कितना 15 दिन ही रुके होंगे वहाँ पे। जैसा मेरे को अनुभव हुआ, पहला एक्सपीरियंस उनका भी ऐसा ही था। वो तो वहाँ से 15 दिन में भाग गए थे वापस, वो कभी मुड़ के नहीं गए जिंदगी में। उन्होंने किसानी करना ठीक समझा, लेकिन शहर जाना ठीक नहीं समझा। लेकिन मेरे को उन्होंने पहले वो अपना अनुभव मुझे बता दिया उन्होंने कि शहर में जाओगे और किसी के वहाँ नौकरी करोगे ना, तो आपको ये लगता है कि वहाँ आसानी से मजे वाली बात नहीं होगी। आपको इतना तंग किया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा। तो अगर फिर भी आप वहाँ टिके रहे तो ही आप सक्सेस होंगे। अच्छा। क्योंकि हम नौकरी तो लग नहीं सकते, अब वहीं उसी जगह पे सक्सेस होना है। तो ये बात मेरे दिमाग में घर करी हुई थी कि बस हाँ, मतलब मुसीबत तो शुरू हो गई है, अब इसको झेला तो जाके आगे कहीं ना कहीं मंजिल मिलेगी। सही बात। बस उस चीज ने मुझे वहाँ पकड़े रखा। वो सारी मुसीबतें मैंने झेली, 13 साल तक झेली। अच्छा। शुरुआत में तो ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आप टिके रहते हो तो वो थोड़ी थोड़ी आसान होती जाती है। तो वो वैसा ही हुआ। तो
फैक्ट्री में जॉब करते करते कितने 13 साल निकल गए? मतलब वो जो पहले दिन वाला तो सीन वो तो साल 2 साल थोड़ा, चला। हाँ, साल 2 साल, हम्म। लेकिन बाद में फिर थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होता गया मामला, जैसे जैसे आप अनुभव नॉलेज आते हैं अच्छा। और आपसे आगे वाले लोग, कोई चला जाता है, कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका वहाँ पे ऊपर आपकी जगह बनती जाती है। तो आप ऑलमोस्ट कौन से साल में गए थे वहाँ पे? मैं 2007 में, 2007 जुलाई, और तारीख कभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रही है, लेकिन जुलाई 2007 में मैं गया हूँ। एग्ज़ाम के ठीक बाद में, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया 12th का, और मैं इसीलिए एग्ज़ाम दिया था कि मतलब पास शायद नहीं होगा। अच्छा। तो बात ये थी कि 12th में इसलिए मैं पास होने का नहीं सोच रहा था कि मेरे पिताजी, मैं दोनों, हम गांव से, एक ठीक है सेकंड बजेगी। हाँ। तो 12th में पास होने का मैं इसलिए नहीं सोच रहा था कि मैं और मेरे पिताजी घर से दूर, जहाँ मैं पढ़ता था रानीवाड़ा, वहाँ पे खेती कर रखी थी। अच्छा। है ना, तो मैं साथ में रहता था, मैं खाना वाना बनाता था और उनकी मदद करता था खेत में, और पढ़ने भी जाता था। लेकिन उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, एग्ज़ाम से कोई 1-2 महीना पहले। अच्छा। और तबीयत काफ़ी दिनों तक ख़राब रही। तो जो खेत में काम करने वाला सीन था, पानी के फुहारे इधर उधर करना, ये सब, और सर्दियों की रात, और इधर एग्ज़ाम भी शुरू हो गई। अच्छा। तो पिताजी की तबीयत ख़राब है तो वो मुझे ही करना है। खेती आपके पीक सीजन पे है, तो वो मैं कर रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो एग्ज़ाम दे देते हैं और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि पास होंगे कि नहीं पता नहीं, अभी काम पे तो चलते हैं, लेकिन रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा पास भी हो गया 2nd डिवीज़न से। अच्छा। ऐसा। तो वहाँ पे 2-3 साल ऐसे गुजरे, फिर और अपग्रेड करते 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 लगभग हाँ, 10 मैंने 10 एक शुरुआत साल किया निकाल दिए। 2007 जुलाई में। मेरा सैलरी था 3000 रुपया महीने का, मतलब पर डे 100 रुपया। अच्छा। और जो मैं रहता था, खाना पीना सब खर्चा मेरा था। अच्छा। तो कुछ 1001 रुपया खर्चा हो जाता था, 700 रुपया खर्च होता था महीने का। अच्छा। खाना पीने का और ये सब। अच्छा अच्छा। तो कुछ 2023 रुपये हम बचा लेते थे महीने का। अगर आपने एक भी दिन एब्सेंट मारा तो आपका पैसा कट जाएगा। 100 रुपये कट जाएगा। और आपको सुबह 8 से 8 बजे तक काम करना, शाम को 8 बजे तक। उस दौरान बीच में 1 घंटा लंच होती है। कुछ लंच में, मतलब 1 घंटे में आपको 1 किलोमीटर शायद पैदल जाना होगा, मे बी मोर, और 1 किलोमीटर जाके आपको खाना बनाना है 1 ही घंटे में, खाना खा के, और उसी घंटे के अंदर अंदर वापस आपको 1 किलोमीटर चलते हुए वापस भी आना है। जल्दीबाजी वाला काम था। फिर मैं ये काम मतलब चलता ही रहा, खाना पीना ये 7 साल तक ऐसे ही था। लेकिन वो 1-2 साल बाद में मेरा वो अपग्रेड वाला काम शुरू हो गया था, सैलरी बढ़ना 1 साल के बाद शुरू हो गया। फिर मैं जो जिस जगह पे ऑफिस में काम करता था, वो उस काम को भी मैंने छोड़ के मैं कैसे निकल सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी योजनाएं बनाई, दूसरी लड़का लाया, फिर मैं और अपग्रेड किया, फिर कंप्यूटर सीखा। आसपास लोग काम कर रहे हैं तो उनको देख देख के कंप्यूटर सीख गया। अच्छा। अपने से ऊपर वाले बॉस होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि उसका काम भी अपने से करवाएंगे। हाँ। तो वही चीज़ होती है जिससे आपको सीखने को मिलता है। आपका काम आप करोगे वो तो रेगुलर हो रहा है, मेरे से ऊपर वाले बॉस का काम वो अगर अपने आलस की वजह से अपने को दे रहा है तो वो अपने को सीखने को मिल रहा है, आप उसका काम सीख रहे हैं। सही बात। मैं वही किया, मैं वो बोलते थे मैं करता था। हाँ। मुझे पता था मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं करता था। और जैसे ही वो बंदा कुछ आगे पीछे हुआ तो उसकी जगह मैं पहुंच गया। ऐसे ऐसे करते करते मैं अप होता गया। अच्छा। फिर सैलरी कहाँ तक पहुंच गई आपकी? मैं फिर टोटली सबसे ऊपर पहुंच गया। अच्छा। एक ऑफिस बॉय के रूप में शुरुआत की थी, और मैं 4 फैक्ट्री का टोटली अकाउंट, अच्छा, कैशियर, हिसाब किताब, जो भी अपने देसी अंदाज में होते वैसे सब कुछ मैं ही करता था। मतलब आप समझो कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन मैं ही करता था। मेरे बॉस को भी नहीं पता कि किससे पेमेंट लेना है और किसको देना है, टोटली मैं करता था। और आपकी सैलरी ठीक ठाक? सैलरी मेरी लास्ट में मतलब ज़्यादा नहीं थी, 13 साल तक 35,000 थी, ज़्यादा नहीं। 10-12-13 साल के बाद 35,000 सैलरी। अच्छा। तो फिर बात आ गई ऑलमोस्ट 2015 तक आते आते आपके अंदर एक कीड़ा जगा कि हाँ, मतलब आप समझो कि देखो पहले तो इंटरनेट नहीं था, 2007 से 11 तक इंटरनेट नहीं था। 10 के आसपास शायद, कहीं मेरे को लगता है 10-11 के आसपास इंटरनेट आया और फेसबुक आई, 2G इंटरनेट था। और मैं और मेरा एक दोस्त था जो बाड़मेर राजस्थान से। अच्छा। हम लोग जब भी उस समय पे, जैसे पहले कीपैड, मैं फ़ोन वाली स्टोरी आपको एक बताना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले फ़ोन आए कीपैड वाले, नोकिया छोटे से। और वहाँ पे सेकेंड हैंड आए या कुछ ऐसा ही था। तो मैं और एक मेरे साथ
आदमी, हम दोनों ने पार्टनर में फ़ोन लिया था। अच्छा, फोन भी पार्टनर। नोकिया का कीपैड वाला फ़ोन। अच्छा, और वो और पार्टनरशिप में। उसका हमने दिया था मतलब 1500 रुपये शायद, 700 मेरे 700 उनके। हाँ और जिसको भी बात करना है 10 रुपये वाला कूपन लाओ, हाँ, रिचार्ज मारो। रिचार्ज मारो और बात कर लो। हम्म, और इतनी बात होती थी, कुछ ज़्यादा बात नहीं। हम्म, उसके बाद कुछ समय के बाद फिर फ़ोन आए सैमसंग के, मतलब कीपैड हम्म, प्लस डिस्प्ले जिसमें अकाउंट भी चल सकता था, हम्म, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट भी चल सकता था। हम्म। तो वो सबसे पहले मैं फ़ोन लाया था, मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों एक ही फ़ोन लाते थे सैमसंग। 3500 रुपये में हम लेके आए सैमसंग का, अच्छा। मुझे याद है वो फ़ोन अभी तक। हम्म, तो उसमें गाना सुनने का भी आ गया हम्म, और 2G इंटरनेट भी आ गया। मल्टीमीडिया। उसमें बहुत मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा था। और 2G इंटरनेट मतलब 1 GB डाटा कुछ 100-150 रुपया था, और वो 1 महीना वो चलता था पूरा, हाँ। वो सीन था उसमें। फिर उसके बाद हम एक और फ़ोन लाए सैमसंग का 8000 का, मुझे याद है। हम्म, ऐसे करते करते मतलब गाड़ी धीरे धीरे, फोटोग्राफी का शौक था, वीडियो का नहीं। अच्छा। फोटो से वीडियो बनाना, ऐसे पहले ऐसा सीन था। हम्म, तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफी वाला सीन, शौक। मैं और मेरा दोस्त वो भी वापस जाते भी थे कहीं बाइक लेके, हम लोग कहीं ऐसे जंगल झाड़ में बैठ के फोटो करते थे। तो एक भूत था कहीं ना कहीं, मतलब वो मेरे को यूट्यूब की तरफ या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की तरफ ले गया। तो ये तो 2G का ज़माना था। फिर 3G आया शायद 2014 के आसपास या हाँ 13 फिर, हाँ 13 में। 3G फिर आ गया। हम्म, फिर क्या हुआ ना कि मेरे हाथ में मतलब फेसबुक चलाते थे तब, उस फेसबुक, और फेसबुक की दुनिया में मतलब आपके 5000 फ्रेंड हो सकते थे। हाँ। और एक दूसरे से जुड़ते 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 काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हो गई। हम्म, और वहाँ पे क्या, अभी जैसे अभी होता है वैसे ही तब होता था, इंस्टाग्राम पे होता है। हम्म, तो वहाँ पे वो फोटो चढ़ाया, उसको लाइक करो, हम्म, नई नई जगह पे जाके डालो, तारीफ करना है, यही सब था। हम्म। तो इसी दौरान चलते चलते मेरे भी 5000 फ्रेंड हो गए थे। और मेरा अच्छा। कुछ कनेक्शन काफ़ी आसपास तो था ही, मेरा कनेक्शन थोड़ा और कहीं दूसरे लोगों से हो गया था। हम्म, और वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। वो आज भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा। वो क्रिएटर्स फेसबुक थे? की से ही दोस्त बने, लेकिन अब वो रियल में दोस्त हैं। अच्छा। उन्होंने मेरा माइंडसेट बदला, हाँ। और उनकी वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। शायद मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही अनभक्त होता, ऐसा कुछ वो थ्योरी से मेरे को निकलने में उन्होंने मदद की। वो पढ़े लिखे नौजवान थे, उनका एक बड़ा ग्रुप था। हम्म। तो उनकी वजह से मैं भी काफ़ी प्रभावित हुआ। और वो किन चीज़ों की तरफ आपको आकर्षित करते थे? देखो ना, सबसे बड़ी बात, मैं बिश्नोई कम्युनिटी से हूँ। हम्म, और हमारे गुरु जाम्बू जी ने जो हमको 29 नियम दिए और 120 की जो शब्दावली है, शब्दवाणी, हम्म, जिसमें ये बताया गया है कि आपको एक सिंपल लाइफ जीना है। आपको जब भी टाइम मिले आप भगवान को याद करो, हम्म। अपने कर्म करो, हैं, और पेड़ पौधे जीव जंतुओं की रक्षा करो, ठीक है। हैं। हम्म, यही लाइफ है ना। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया कि आपको एवरी डे ये चीज़ें करना है, अपना काम धाम छोड़ के ये करना है। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो ये सब चीज़ें जो थी वो मुझे पहले पता नहीं थी। मैं आसपास के माहौल में ही जो हो रहा था वही मैं कर रहा था। अच्छा अच्छा। लेकिन वो जब उनका वो था कि जाम्बानी शब्दवाणी रिलेटेड कुछ ऐसा था, युवा जागृति मंच ऐसा कुछ था नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा है। किसी दिन मिलेगा, वो उन दोस्तों से पूछूंगा। हाँ हाँ। तो उनके ग्रुप में जुड़ा, और फिर मुझे वो बोध हुआ कि मतलब जो गुरु जाम्बू जी ने बताया उन बातों से मैं हट के कुछ दूसरे डायरेक्शन में हूँ, और मुझे उन चीज़ों को पता नहीं है उन्होंने रियल में क्या बताया। इस तरीके से थोड़ा इस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे जगा? ये तो अपन ने जाना कि वो लोग मिल गए थे और हाँ, ये मतलब फेसबुक से ये ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर ये इसी इंटरनेट के दौरान ऐसा भी सुनने में आया कि आप मतलब मैं नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं था, आप यूँ समझो। मैं ये फील कर रहा था कि मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ। तो एक गुलामी जैसा प्रतीक फील हो रहा था कि मतलब किसी के अंडर में काम करना आपका कोई वो नहीं है, मतलब वो गुलाम जैसा ही लग रहा था मुझे कि मैं आज़ाद नहीं लग रहा। ठीक बात है। तो मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मैं इससे निकल सकूं। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, तब तक शादी हो चुकी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गांव में आपको पैसा भेजना है, घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे हैं, समाज का ये सब चलते रहते हैं, बहुत सारे समाज के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो आप एक अच्छी खासी जॉब जिसमें 25-30 हज़ार बहुत मायने रखते हैं गांव में, सिटी में तो 25-30 हज़ार कुछ नहीं है, खर्चा भी हो जाता है। लेकिन वो चीज़ों की वजह से मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक साइड इनकम का कुछ जुगाड़ बिठाते हैं। जब मैं वो भी कितना 8 से 8 नौकरी कर रहा हूँ, उसके बाद घर जाके रात को खाना खाने के बाद मैं कुछ करूँ, ऐसा सोचने लगा। अच्छा।
इसी दौरान मुझे रिसर्च करते 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 फिर यूट्यूब भी उसी समय थोड़ा चालू हो गया था। हाँ तो मुझे ऐसा एक वीडियो दिखा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएं और आप पैसा कमा ऐसा सकते हैं। कमाए, अच्छा बस वही चीज़ मुझे उस समय ही दिमाग में बैठ गई कि यही चीज़ अपने काम की है। अच्छा मैंने उस वीडियो को 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, ये चीज़ कर सकता हूँ मैं। अच्छा। फिर पहली वीडियो क्या क्रिएट करी? पहली वीडियो तो मुझे आइडिया नहीं है प्रॉपर अभी, क्योंकि मेरा 1 साल पूरा वो उसी एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर रहा था मैं, मतलब उस चीज़ के पीछे ही मतलब दिमाग लगने लग गया कि यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने मुझे थोड़ा वाक्य याद है कि मैंने एक मकान था पुराना, मैं मकान रहता था, उसके बगल में एक और मकान खाली मकान था, उसके अंदर दीवारें टूटी फूटी थी। मैं एक कलर का डब्बा लाया, उस पर दीवार पे कलर किया और कहीं से लाइट का जुगाड़ बिठाया, लाइट लगाई, फिर मैं उसको कोशिश करने लगा कि मैं रिकॉर्ड करूं खुद को। उस समय ना तो मेरे पास अच्छे फ़ोन थे, ना मेरे पास माइक था, कुछ भी नहीं, ना ट्राइपॉड था, फिर भी मैं कुछ कोशिश कर रहा था छुप छुप के। अच्छा उसी दौरान मैंने क्या किया, जिन दोस्तों से मैं सीखा था उन दोस्तों से लेकर के जो सारे 5,000 फ्रेंड थे उनको एक ही रात में या 2 रात में मैंने सबको निकाल दिया। अच्छा क्योंकि मेरे को कुछ काम करना है तो सीक्रेटली करना पड़ेगा, हाँ किसी को पता चल जाएगा, लोग मुझे बोलेंगे ये तो पागल काम कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ इसीलिए मैं रातों रात वहाँ से गायब हो गया। मैं एक सक्रिय एक फेसबुक पे था आदमी और वो रातों रात गायब हो गया। फिर मैं बस फेसबुक को अलविदा कह दिया। अच्छा मैं फेसबुक में देख रहा हूँ कुछ भी नहीं और मैं सीधा यूट्यूब पे लग गया काम में रातों रात। हाँ मैं 1 साल तक पूरा स्ट्रगल करता रहा, अच्छा किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे घर वालों को भी बाद में पता चला। मैं ये सब करते करते, एक छोटा फ़ोन था कैमरे वाला जिसमें स्टेबलाइजर नहीं था, लेकिन मैं काम कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। क्वालिटी नहीं थी, कुछ टॉपिक नहीं था, कुछ भी वीडियो यूट्यूब पे देखा उसकी कॉपी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। पहले एक यूट्यूब का एक टारगेट होता था कि 10,000 व्यूज़ ओनली। अभी जो थ्योरी है उससे पहले अलग था, 10,000 व्यू आ जाए आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा तो वो पहले 10,000 मेरे को लाने के लिए 6 महीने लग गए, सिर्फ 10,000 व्यूज, जो अभी आपको 1 घंटे में आ जाएगा या आधे घंटे में आ जाए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मोनेटाइज हुआ और वो वीडियो तो कुछ भी डाल रहा था, तो और ज़्यादा कुछ भी डालने की कोशिश किया और वो सारा कुछ चैनल डिलीट हो गया। तो फेसबुक पे पहले किया या यूट्यूब पे? नहीं, फेसबुक तो नज़दीक नहीं था, अच्छा यूट्यूब पे किया सबसे यूट्यूब पे ही। हाँ तो वो सारा डिलीट, हाँ। खत्म कहानी। जो 6 महीने जो सपना सोचा और सारा एक की। अच्छा मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया अब जो 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 वो नहीं था पहले, सिर्फ 10,000 व्यूज था। अच्छा कैसे भी करके 10,000 व्यूज और 10,000 व्यूज करने के लिए 6 महीने लगे, मतलब 6 महीने बहुत बड़ा इंतजार किया। कुछ ऐसा कंटेंट 6 महीने का मेहनत, आपको समझो कि एक ही सेकंड में फिनिश। फिर आपको दुख लगा कि यार दुख नहीं, मतलब आप समझो कि दिमाग की पूरा ऐसे जमीन पैरों के नीचे से कैसे खिसक जाती, वो हो गया कि मतलब क्या हो गया। जो सपना सोचा और जिस सपने से सोच करके मैं सोच रहा था कि मैं अब इस जिंदगी से निकल के कुछ और करने जा रहा हूँ, वो 1 ही मिनट में तबाह हो गया। अब मैं बैठ के सोचा टेंशन करने से तो क्या ही होगा, जो हो गया हो गया। 1-2 दिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद फिर अब मैं बोला ये उल्टा पुल्टा डालने का बंद करो, जो भी है जेन्युइन बनाएंगे। तो उस टाइम फेस के साथ नहीं डाल रहे थे आप? फेस के साथ कर रहा था, कुछ फेस के साथ, वो सब मतलब ऐसे ही था, आल मटोली काम था समझो, कुछ भी हो रहा था। फिर बाद में एकदम जेन्युइन काम शुरू कर दिया मैंने। अच्छा अनुभव भी हो गया थोड़ा, वीडियो कैसे है। फ़ोन तब तक वही था, एक मोटोरोला का फ़ोन था मेरे पास, माइक वाइक नहीं था। ये सब के दौरान मैं भी मतलब कुछ पैसा भी चला गया मेरा। अच्छा मतलब कैमरा भी खरीद लिया, जो कैमरा कुछ काम का नहीं। मतलब जब आप नए होते हैं ना, आपको पता नहीं होता, आप सब चीज़ें करते जाते हैं, जो कमा रहे हैं उसमें से पैसे वो भी चले जाते हैं। सही बात है। कैमरा खरीद लिया, फिर मैंने एक वो अनबॉक्सिंग, मैंने सोचा कि ऐसे वीडियो बनाने की तो चल जाएगा, तो वो किसी का फ़ोन खरीद लिया। तो ऐसा कुछ करने के बाद समझ में आया कि ये सब करने से नहीं चलने वाला है, आपको एक प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा अनबॉक्सिंग टाइप की वीडियो? हाँ, उस समय ये थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा था, तो मैंने सोचा अपने भी कर लेते हैं। उससे तो बहुत आसान काम है, एक फ़ोन खरीदो और डब्बा खोलो, अनबॉक्सिंग हो गया। पर उसके पैसे आपके लग गए, उस पैसे लग रहे, वो ध्यान ही नहीं दिया। एक फ़ोन से ही समझ में आ गया, वो भी बंद कर दिया। फिर जो कैमरा लाया वो भी एक वीडियो बनाया, उसमें समझ में आ गया ये भी नहीं है काम का, बंद। फिर समझ में आया कि अब जेन्युइन काम करना है, नौकरी के साथ करना है। कैसे करोगे? 8 से 8 आप नौकरी जा रहे हो, आपके पास तो टाइम ही नहीं है। लेकिन उसी दौरान मैं जो 8 के 8 काम करता था, उसी दौरान बीच में जब मैं कहीं जा रहा हूँ, बाहर मार्केट में जा रहा हूँ, किसी से पेमेंट लेने जा रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ, उसी दौरान मैं शहर में घूमते हुए कहीं 5 मिनट रुका साइड में, कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा, उस पर वीडियो बना दिया। ऐसे करके कुछ स्टोरी बना देता था।
और उस समय ऐसा नहीं था कि लंबा वीडियो बनाओ, वो कुछ नहीं, 4 मिनट का भी एक वीडियो बन गया, 3 मिनट का बन गया, ऐसे ही डालते थे। ठीक है। क्वालिटी भी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो एक शुरुआत थी। हाँ। तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी, थोड़ा जल्दी से चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि मैं एक मॉल में गया, ये सब होने के दौरान ही हाँ। ये एक अंकल जी मुझे मिले, भाई आप तो वो वीडियो बनाते हो, वो क्या? और वो पहला इंप्रेशन था, मुझे आज भी याद है, वो शक्ल तो भूल गया लेकिन वो जगह मुझे याद है। उन्होंने बोला ऐसा, तो मैं सोचा यार अपने को भी कोई पहचानता है वीडियो की वजह से, ये शुरुआती स्टेज की बात है। तब थोड़ा लगा कि अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, और मैंने वो जो काम है उसको कंटिन्यू रखा। ऐसे करते करते मोटिवेशन आपको फिर मिलता है, जब आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो आपको मेहनत से कुछ ना कुछ। फिर मैंने थोड़े जो पर्यटक स्थल है उनके वीडियो बनाए, तो वो भी काफ़ी अच्छे चले। फिर कुछ गुजरात में जो बस स्टेशन बन रहे थे उनके, फिर ऐसे ऐसे करते करते मतलब कहानी आगे बढ़ती गई। कहानी आगे बढ़ेगी, और उस कहानी पे तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली वीडियो कौन सी क्या वायरल हुई थी आपकी? थोड़ा सा मतलब ऐसे तो मैं मेरे मतलब एक बढ़िया बस स्टेशन बना था, उसका वीडियो बनाया था, तो वो काफ़ी 3-4 लाख चला था। उसके बाद मैं एक बार गांव आया था, और मैं और मेरी फैमिली के साथ ही था। वैसे मैं पहले फैमिली व्लॉग भी शुरू कर दिया था, छोटा छोटा, वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लेकिन वो भी थोड़ा उस समय पे इतने लोग महिलाएं वगैरह कम आती थी वीडियो पे, तो जो कोई मैं जैसे दिखाता था, अगर मेरे पीछे सीट पे बैठी है तो भी वो कमेंट करते थे कि भाई तू ऐसा कर रहा है, परंपरा के ये सब, मतलब थोड़ा परंपरा के नाम पे मेरे को ऐसा कमेंट में ऐसे किए, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा नाखुश हुआ और वो बंद कर दिया मैंने। फैमिली के व्लॉग और वीडियो डालने बंद कर दिया, 3-4 महीने में गायब। फिर बाद में थोड़ा और दिमाग लगा मेरे को, और कुछ करते हैं थोड़ा, तो फिर थोड़ा वो टूरिस्ट स्थल वगैरह करते करते फिर मैं एक बार ऐसे गांव आया, और गांव से जब मैं वापस जाने का सोचा, तो मैंने सोचा क्यों ना माउंट आबू होके ऐसे जाएं, तो एक जाते माउंट आबू भी देख लेते हैं, मज़ा आएगी। और उसी दौरान मैंने एक वो छोटा कैमरा था, गोप्रो जैसा ही, गोप्रो नहीं था मतलब, और दूसरी कंपनी का, उसमें मैंने वीडियो शूट कर लिया था, मतलब वही हम लोग कैसे गाड़ी में जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा थोड़ा शूट किया, 10-15 मिनट का स्टोरी, माउंट आबू घूमे वो थोड़ा ऐड करके। फिर मैं वीडियो देखा तो आवाज़ ही नहीं है ठीक से। अच्छा। मैं सोचा वीडियो नहीं डालते हैं, बंद करो, ये वीडियो मज़ा नहीं। फिर अचानक फिर मूड बदला कि यार डाल देते हैं, जो है नहीं है, अभी कौन सा अपने फ़र्क पड़ रहा है। वो वीडियो डाला, और मैंने दूसरे दिन देखा नहीं, बाजार मार्केट से मेरे पहचान वाले कोई फ़ोन कर रहे हैं मुझे कि यार तेरे को तो यूट्यूब पे देखा है। मैं बोला मैं नहीं, बोले मैंने देखा तेरे पास अल्टो गाड़ी भी है और तू फैमिली के साथ जा रहा है माउंट आबू। तब मैंने लगा कि अब कुछ मामला वायरल हो रहा है। वीडियो देखा तो 2 मिलियन पे व्यूज़ आ गया था 2 ही दिन में, तो वो पहला ही वायरल वीडियो था मेरा। तो उसके बाद ऐसे ऐसे स्टोरी चलती गई, मेहनत करता गया साइड में, जब भी मौका मिलता था। अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन कोशिश करते करते तो हो गया। फिर आपने प्लान किया कि किस तरीके से, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह का भी कुछ वो सोचा कि? अभी तक प्लान नहीं था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। हमारा 365 डे नौकरी चलती थी, 24/7 कह सकते हैं कि आपको कोई छुट्टियों का है ही नहीं आपका ना। मैं बोला ना, गुलामी का शब्द का प्रयोग इसलिए किया, नौकरी तो हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन ना तो आपके पास टाइम है, आप 8 से 8 जा रहे हो, ना तो आपके लिए दिन रात है, ना कोई आपके लिए त्यौहार है, कोई वार कुछ भी नहीं है, ना कोई फेस्टिवल है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अच्छी नहीं है, तो मैंने ऐसा छोड़ने का सोचा। छोड़ नहीं सकता था मैं, सोच तो कब से ही लिया था, छोड़ूंगा कैसे, मेरे पास बहुत सारी जवाबदारी बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अच्छा। जो मैं कमा रहा था वो पैसे कुछ नहीं, मेरे को उल्टा लोन लेना पड़ रहा था। तो इसलिए आप सोच रहे थे कि यूट्यूब अगर एक बहुत स्टेबल प्लेटफॉर्म पे चला जाए तो फिर छोड़ूंगा। तब भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्या पता सक्सेस हो नहीं हो। फिर मैंने क्या किया कि इसको कंटिन्यू करता रहा, फिर थोड़े थोड़े फॉलोअर बढ़ने लगे। फिर मैं थोड़ा सा जैसे ही कभी टाइम मिला, मैं उसी दौरान कहीं दूर जाने लगा, गुजरात में ही आसपास ट्रैवल करने लगा। एक ही दिन में 2-4 वीडियो बनाए, फिर वापस आ गया, ऐसा कुछ करने लगा। तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। कभी दिवाली हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर लोग थोड़ा पहचानने लगे, सपोर्ट भी करने लगे। फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया था, मतलब 2022 तक मैंने ऐसे ही चलता रहा। साइड में थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी थी। लेकिन कोविड के बाद फिर मैंने परमानेंटली छोड़ने का छोड़ा। अच्छा, तो नौकरी कोविड के बाद छोड़ी? हाँ। अच्छा। और कोविड के दौरान ही मतलब कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए मेरे, जो मैं नौकरी कर रहा था वहीं पे। अच्छा। जो वो नहीं बताना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल। तो
ऐसा ही मतलब हुआ, मैं जॉब कर रहा था, जो मुझे सपने दिखाए गए वैसा जब मुसीबत आई तो वो सब नहीं हुआ। बाकी पहले ऐसा सब बताया जाता था कि आपको ये सब हो जाएगा, आपका घर हो जाएगा, आपको कभी मुसीबत आएगी तो हम तैयार हैं। लेकिन जब आपके रियल मुसीबत आई ना, तब आपके साथ कोई नहीं था। सीधा एक गाँव पहुँचे, घर वाले ही आपके साथ थे और आप बिना पैसे ही घर आए। तब मामला फिट हो गया कि अब राइट टाइम है, अब जो डिसीजन लेना है ले लो। तब जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि आप नौकरी छोड़ोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें कोविड ने मुझे सिखा दी कि 6 महीने में घर बैठा था और घर बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बिना नौकरी के भी चल रहा। अच्छा, उस टाइम पे कोविड के दौरान भी आप वीडियोस बना रहे थे? नहीं बना रहा था ना। अच्छा। कुछ नहीं कर रहा था मैं। अच्छा, फिर भी ठीक था, घर चल रहा था, हम सब वैसे ही चल रहा था जैसे शहर में काम करते हुए चल रहा था। तब मैंने मेरे पिताजी को बोल रहा कि अब सही टाइम है कि पिताजी को ये नहीं बोल पा रहा था कि मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ। उनको कैसे ही इम्प्रेस पहले करना था कि मैं नौकरी छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ। तो पिताजी को मैंने बोला कि मैं 6 महीने से घर बैठा हूँ, हम सब बढ़िया रह रहे हैं। बोले हाँ, तो आप क्यों ना मेरे को 1-2 महीने का वक्त दो कि मैं कुछ यूट्यूब के लिए टाइम देना चाहता हूँ। और अगर मेरे को ये नहीं सक्सेस हुआ तो मेरे को जो अब मैं काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि मेरे आप ईमानदार हैं तो आपको हर जगह मिलती है, आपकी पहचान होती है। आप 15 साल से काम करते हो मार्केट में, तो लोग आपको जगह दे देते हैं। सही बात। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे पास। तो पिताजी ने उसी समय मुझे हाँ बोल दिया, बोला ठीक है अगर आपको सही लग रहा है तो बस मैं उसी टाइम में मेरे बॉस का फ़ोन आया कि आपको आना है अभी इमरजेंसी में। मैंने बोला अब पॉसिबल नहीं है, मैं अभी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा। तो पता नहीं मेरे बॉस ने भी बस 2 ही शब्द बोले, ठीक है अब मत आ। मैंने बोला ओके सर। अच्छा, और कुछ हिसाब किताब था, कुछ पैसा था जो भी था वो भूल गए। मतलब कुछ महीनों का मेरा भी पेंडिंग था, कुछ उनका भी था। अब वो लेना देना सब खत्म, उसी बात से ही ख़त्म कहानी। मैं प्लानिंग किया, मेरा तो थोड़ा अंडरग्राउंड पहले से प्लानिंग था ना कि अगर मैं नौकरी छोड़ने जाऊंगा तो मेरे पास कुछ सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिएगे। मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, गाड़ी भी थी, गाड़ी के हफ्ते भी चल रहे थे। तो मैंने कुछ सेविंग कर रखी थी। और मेरे देखने वाले दोस्तों को भी ये बोलता हूँ कि अगर आप भी कभी ऐसा चाहते हैं कि काम करते करते मुझे कुछ और करना है तो ऐसी प्लानिंग ज़रूर रखिए, ऐसी मनी ज़रूर रखिए कि अगर काम आपका अगला काम सक्सेस ना हो फिर भी आपके दिन अच्छे से निकले, आपको फैमिली को तकलीफ ना हो। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी एक थिंकिंग थी कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं 2-2.5 लाख रुपए मैंने मेरे एक अलग सीक्रेट रखे हुए थे। अच्छा। कि अगर मैं यूट्यूबर ना बनूं तो जो मुझे 2 साल, अगले 2 साल मतलब 2 साल तक तो मैं कुछ कर ही लूँगा, मतलब नौकरी कुछ भी तो करूँगा। 2 साल मुझे निकालना है, तो 2 साल का मैंने वो प्लान रखा था 2-2.5 लाख रुपए बचा के। अच्छा। और फिर मैं उसके दम पे वो पैसा अलग है और मैं निकल पड़ा। मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम तो हो रही थी यूट्यूब से। मैंने फैमिली को साथ लिया और मेरा रूम ऑलरेडी पहले था। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ से पूरा सामान खरीदा कि मैं अब हिच हाइक करने जा रहा हूँ। पहली बार हिच हाइक, मतलब मैं थोड़ा हिच हाइकिंग के बारे में किसी और से मोटिवेट था। शुभम जो हमारे नौवर्ण शुभम है उनको देख के, यहाँ नॉमेडिक इंडियन दीपांशु भाई। सही बात है। तो इन 1-2 लोगों से ये सब चीज़ें थोड़ी सीखी मैंने। हिच हाइकिंग का मतलब ये है कि हिच हाइकिंग का मतलब आप लिफ्ट ले लेके आप हाँ, जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी छोटे से गांव में रह रहे हो और आपका बस स्टेशन दूसरे गांव में है, मेन रोड पे, तो आप वहां तक जाने के लिए आप पैदल चलते हैं और बीच में कोई आपको ट्रैक्टर मिल गया, कोई जिप वाला मिल गया, कोई बाइक वाला मिल गया, आप उसको बोलते हैं थोड़ा ले जाएगा क्या, तो वो आपको ले जाते हैं फ्री में, वो किराया नहीं लेते हैं। तो वैसा ही मैं उस छोटी चीज़ को बड़े में किया। मतलब मैं अहमदाबाद से नेपाल जा रहा हूँ तो वो कोई 1 घंटे का काम नहीं है, वो आपको 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। तो वो चीज़ मैंने सोची कि कुछ अलग करते, उसकी तैयारी की। अगर कोई रास्ते में मैं कहीं गया, कोई जगह नहीं भी मिली, कहीं रुकना भी पड़ जाए, तो मैं टेंट भी साथ में लिया। मैंने अपना खाना थोड़ा बनाने का भी जुगाड़ छोटा मोटा कॉम्पैक्ट साथ में लिया, सर्दी का जुगाड़ भी साथ में लिया। तो ये सब चीज़ें करके मैं वहाँ से तैयारी करने के बाद मैं निकल पड़ा। हिच हाइकिंग का मतलब ये होता है कि लिफ्ट ले लेके आपको पहुंचना है। 2-4 किलोमीटर की बात हो तो फिर भी ठीक है, पर आपको तो पहुंचना था कितने किलोमीटर? नेपाल पहुंचना था ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा किलोमीटर। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर। और आपको ये पता नहीं है कि आप कहाँ रुकोगे, कौन आपको लिफ्ट देगा, कहाँ खाना खाओगे, रात को कहाँ रुकोगे। मैंने वो वीडियोस देख रहे कि आप अहमदाबाद के बाहर तक
आए थे, कोई आपको छोड़ के गया था, उसके बाद में आपने लिफ्ट लेनी शुरू करी? बिल्कुल। शुरुआत में पहले दो- मैं क्या हुआ कि पहले मैं रिंग रोड पे गया था, हम्म, तो थोड़ा भाई को बोला कि भाई मुझे छोड़ दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं मेरा काम शुरू करता हूँ। हम्म, लेकिन जो मैंने सोचा वैसा इजी था नहीं। हाँ, मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा और मुझे ऐसा भी लग रहा कि कोई देख लेगा, अच्छा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप एक तो बंदा जो काम जॉब कर रहा था, ऐसा कर रहा था, अभी उस वही फील्ड का कोई बंदा मिल जाएगा, ये क्या कर रहा है, बोले यहाँ पे क्यों खड़ा है और आप लिफ्ट मांग रहे हो। थोड़ी देर खड़ा रहा, आधा घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ गाड़ी नहीं रुक रही है। मुझे लगा कि ये काम पॉसिबल नहीं है। हैं, फिर मैंने सोचा कि एक काम करो, थोड़ा और दूर जाओ तो थोड़ा और विश्वास आएगा। मैं एक रिक्शा में बैठा और रिक्शा वाले को बोला कि भाई तू मेरे को शहर से दूर ले जा, मैं रोड तो मुझे पता थी किधर जाना है मुझे, उस तरफ छोड़ दे। उस तरफ जाके मैं काफ़ी शहर से थोड़ा बाहर निकल के खड़ा रहा और फिर काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद पहली लिफ्ट मिली। अच्छा, कितनी कोई 3-4 किलोमीटर की थी। अच्छा, पर एक शुरुआत हो गई थी। बाइक वगैरह मिली थी? बाइक नहीं, पहले एक 3 व्हीलर जो लोडिंग अच्छा, रिक्शा होता है ना, वो था। अच्छा, और वो बंदे का शक्ल मुझे आज भी याद है, हम्म, क्योंकि एक पहला इंसान था जिसमें मेरी स्ट्रगल की और मेरे आगे बढ़ने की कहानी भी शुरू हो रही है। तो कभी वीडियो देखता हूँ तो उनका भी अभी शुक्रगुजार हूँ। वही था। फिर उन्होंने मुझे आगे तक छोड़ा, फिर और ऐसे मिलते मिलते फिर शाम होते होते मैं 200 किलोमीटर तक पहुँच गया। 200 किलोमीटर? ऐसा हर बार ऐसा भी नहीं होता है कि आपको हर बार लिफ्ट ले दे रहा है तो कोई फ्री में ही ले जाएगा, बीच में ऐसा भी होगा उसको पैसा भी देना पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। फिर ट्रक वाले वगैरह आपको मिलते हाँ, रहे? पहले दिन मैं 200 किलोमीटर पहुँच गया। और पहले दिन क्या हुआ ना, मेरे कोई वीडियो देखने वाले लोग थे, वो मैं अंधेरा होते होते वहाँ पहुँचा। पहले दिन की भी कुछ स्टोरी थी कि कोई बोल रहा है कि आप मतलब जैसे मेरे को किसी बाइक से लिफ्ट थी शाम होते होते, मुझे बोला कि आप अभी इधर से आए हैं अहमदाबाद से। मैं कहा हाँ। गुजरात के अंदर ही, वो दूर नहीं गया, 200 किलोमीटर से पहले ही। बोले इस गांव में तो मतलब काफ़ी लूटपाट हो जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नॉर्मल गांव ही लगा। शाम होते होते मैं दाऊद सिटी, शायद दाऊद पहुंचा और वो मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो पहुंच गए। अच्छा, उस समय वो नहीं थे, आज उनको भी मुझे याद है, वो बंदा टीचर लग गए, काफ़ी इंटेलिजेंट। तो वो मुझे ले गए, रात को उनके पास रुका, सुबह जहाँ से मुझे उठाया था वहीं आके छोड़ दिया। अच्छा, फिर मेरा दूसरे दिन वही जर्नी स्टार्ट। पहली रात तो सही से कट गई। अब मैं उस समय काफ़ी डर रहा था, मतलब पता नहीं क्या होगा, मैं रात को कहाँ रुकूंगा, बड़ा सस्पेंस था। जो वीडियो फिर मैंने जो पहले दिन की कहानी बनी और वो वीडियो बना के डाला, तो जो देखने वाले लोग थे उनको भी रियल में ऐसा ही फील हो रहा था कि मतलब क्या होगा आगे, कौन बिठाएगा, शाम को कहाँ रुकेगा, क्या खाएगा। वैसा ही हो रहा था मेरे साथ, मैं भी वैसा ही फील कर रहा था। फिर दूसरे दिन कहानी और आगे बढ़ती है। तो दूसरे दिन क्या हुआ ना कि मैं दाऊद से निकला और सीधा पहुंच गया इंदौर, वो फिर 200 किलोमीटर। उसी दौरान मुझे एक ट्रक वाले भाई मिले, फिर एक और ट्रक वाले मिले, ऐसा करते करते मैं इंदौर तक पहुंच गया। और इंदौर में क्या था ना कि भाई 20 रुपये में शायद एक बस टर्मिनल के ऊपर एक रुकने की जगह है। वहाँ पे एक बंदा, मेरा कोई दोस्त आया हुआ, तो ऐसी बात हुई, वो बोला कि मैं भी यहाँ पे रुका हूँ, आप भी आ जाओ। तो मैं बोला 20 रुपये वाला, तो वही समझो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसी कहानी है, ये कोई ज़्यादा बड़ा खर्चे वाली बात नहीं है। मेरा मतलब मकसद यही था कि बिना पैसे ट्रैवल करना है। अच्छा, तो 20 रुपये बिना पैसे ही है। ठीक बात। तो रात में वहाँ रुक गया, ये दूसरी रात हो गई थी। इस दौरान भी मुझे एक स्टोरी मिली कि एक मध्य प्रदेश और गुजरात का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे थोड़ा ट्राइबल एरिया है। हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली बदनाम है, लोगों को, गांव के लोगों को बदनाम किया गया। वो पहले होता होगा। तो वहाँ पे तो बोले कि लोग लूट लेते हैं, ऐसा होता है, ट्रक काट लेते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल कहीं ऐसा कहीं लगा नहीं। हालांकि अभी भी आपको मैं वीडियो देखता हूँ, कभी कभी तो रोड पे रात को ट्रक वालों को रोका जाता है, कभी कभी ऐसा घटनाक्रम होता है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं। तो वो भी इस दौरान मुझे कहानी मिलती गई। फिर मैं रात को दूसरी रात वहाँ रुक गया इंदौर में। फिर वहाँ से निकला आगे। जब इंदौर से थोड़ा आगे निकल ही रहा था, पहले एक मुझे अंकल जी, वो भी याद है मुझे आज, सिटी डीलक्स पे मुझे लिफ्ट मिली। तो एक गांव से निकला तो मुझे बोला कि ये जो दोनों तरफ आपको बड़े बड़े मकान जो दिख रहे हैं ना, ये सब चोरों के गांव है, चोरों के घर है। अच्छा। मैं बोला चोरों के घर मतलब कैसे? बोले कि ये सारे लोग चलते हुए ट्रक को पीछे से चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर जो कारपेट होता है उसको काट के और सामान फेंक देते हैं, और फिर वो चलते हुए फिर वापस उतर जाते हैं बाइक से, मतलब बाइक उसके बिल्कुल करीब ले जाते हैं, ऊपर चढ़ के सामान फेंक दिया, फिर वो चलते हुए बाइक से भी उतर जाएंगे। ट्रक वाले को पता ही नहीं चलेगा, वो जब रुकेगा तब पता चलेगा।
तो ऐसा कर करके वो पूरे गांव के लोगों ने दोनों तरफ पूरे सैकड़ों मकान बना लिए। अच्छा। लेकिन मेरे को तो वहाँ पे भी मुसीबत नहीं आई, वो अंकल जी थे तो उन्होंने गांव पार करा दिया। हाँ, ऐसे करते करते कहानी आगे चलती जा रही थी। ठीक बात है। तो फिर मुझे एक ऐसा ट्रक की लिफ्ट मिली जो एक प्याज भर के आ रहा था नासिक से, उस अंकल जी के तुरंत बाद ही। हाँ, और मैं 15 किलो बैग पीछे उठाए हुए ऐसे ही ट्रैवलर बन के घूम रहा हूँ। शौक भी था और डर भी था, लेकिन वही है, कुछ करने का ऐसा सोच रखा था। और इसी दौरान मैं साथ में वीडियो भी पोस्ट कर रहा था, मतलब आज क्या घूमा वो दूसरे दिन Same, नेक्स्ट अच्छा, एपिसोड next। तैयार। और वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था, लाखों में लोग देख रहे थे। हम्म, तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा था कि भाई चलो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तकलीफ होगी तो होगी, लेकिन देखो गांव से निकले ना तो डर भी लग रहा था कि कहीं कोई लूट लेगा, पता नहीं, ऐसे अफवाहें जो सुनी होती है ना, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन डर के आगे जीत है, वही चीज़ फिर लास्ट में वही चीज़ मजबूती दे रही थी। सही बात। फिर वो ट्रक में जब मैं बैठा हूँ तो वो ट्रक मेरे को ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का लिफ्ट दे दिया। यहाँ से बैठा हूँ सीधा, वो नासिक से आया, वो जा रहा है बिहार। बिहार, हाँ, तो फिर मुझे वो ट्रक के अंदर ही 2 दिन गुजारे मैंने, गोरखपुर तक कहाँ? गोरखपुर। हाँ, तो मतलब वो लोग जहाँ पे रुक रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, उनका भी वो अनुभव मुझे मिल गया। ट्रक वाले बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। मेरी उनसे फिर कभी बात नहीं हुई, नंबर तो आज भी है शायद मेरे पास, लेकिन शायद वो मुझे भूल गए तो पता नहीं। तो सारे लोगों को मैं याद रखता हूँ, एक बार मिल गया मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी तो बनती उनके है साथ मेरे। 2-3 दिन आपने गुजार दिए और 3-2.5 दिन उन्हीं उनके के साथ साथ भी मैं, खाना, उन्हीं के साथ हाँ रहना उन्हीं के साथ, वो अच्छी जगह पे रोक भी रहे थे, सब कुछ चल रहा। और मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा मेरे सपोर्टिव भी थे। हाँ, इस तरह मैंने बड़े बड़े शहरों के नाम जो सुने थे उनके उनके वहाँ से होकर गुजरा, जैसे एमपी का बीना, फिर झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, ऐसे सारे शहर में देखते देखते गया। और जब डे 2 या तीसरा दिन कोई था मुझे लगता है, तब मैं पहुंचा गोरखपुर। उस दिन मुझे काफ़ी डर लगने लगा कि यार मैं यूपी में आ गया हूँ और मुझे पता नहीं आज रात को मैं कहाँ उतरूँगा, किधर जाऊँगा, कुछ पता नहीं, और होटल में नहीं रुकना है, ये बस एक चीज़ थी मेरे दिमाग में। उन लोगों ने पूरे रात के 9 बजे, ये ठंडी खतरनाक वाली, उस तरफ ठंडी बहुत ज़्यादा है जैसे जैसे आप हिमालय की तरफ जाते हैं, और 9 बजे मुझे रात को ड्रॉप कर दिया गोरखपुर। हाँ, उस दौरान बहुत ज़्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था, मतलब 3-4 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक पूरा आपका एड्रेनलिन बहुत वो था, कंफ्यूजिंग था कि क्या होगा, पता नहीं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। और देखो ना, जब वो कहावत है ना, जब आप हिम्मत करके निकलते हो ना, सब चीज़ें आसान होती है, बस आपको निकलना पड़ता है। मेरे साथ वैसे ही हो रहा था। मैं जब वहाँ पे गोरखपुर ब्रिज के नीचे उतारा और वो भाई साहब दूसरे रास्ते की तरफ निकल गए, मुजफ्फरपुर की तरफ, गोरखपुर बाईपास। मैं उतरा, वहाँ देखा कि एक लारी का चाय का ठेला है, रात को 9 बजे वो चाय बेच रहा है। मैं उतरा, मैं बोला थोड़ा 2 मिनट इधर बैठ के सोचते हैं क्या कर सकते हैं, शहर अभी 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाऊँगा तो शायद होटल वाले पैसे भी लेंगे ज़्यादा, तो वो कहानी, मतलब मेरा पर्पज़ नहीं था। मैं दिखाना ये चाहता था कि मैं कैसे ही चाइकिंग कर सकता हूँ। चाहने को तो मैं रुक सकता था होटल में, लेकिन मैं चाहता नहीं था कुछ करूँ। मैं टेंट लेके घूम रहा हूँ तो क्यों ना इसका उपयोग करूँ। मैं वहाँ पे रुक के उसको 2 मिनट खड़ा रहा, पूछा कि भाई ऐसे ऐसे मैं आया हूँ और आगे नेपाल तक जाना है और रात रुकना है, क्या कर सकते हैं हम। बोले मैं भी इधर सोता हूँ, तुम भी सो जाओ। अच्छा, एक ही मिनट में सॉल्यूशन हो गया। क्या बात है। और जो मैं थका हुआ था 3-4 दिन से ट्रक और वो घूम घूम के, और जो मैंने टेंट लगाया, मतलब एक ब्रिज के नीचे ही आपके पास से हाईवे है, ऊपर से भी हाईवे है, और जो आपके पास से ट्रक जा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे उसने वो लकड़ा भी जला रखा था, आग भी। और मैंने बाजू में टेंट लगाया दीवार के पास में, एकदम ब्रिज के नीचे, प्रॉपर जगह भी याद है मुझे, फोटो भी भेज दूंगा, आप लगा देना, आप मेरी कैसे मेरे हाल थे उस समय। मैं सोया हूँ, सुबह 8 बजे तक मैं जागा ही नहीं, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, इतनी मतलब अच्छी नींद आई मुझे, ना चोरी का डर था कुछ भी, मुझे ऐसा लगा घर में ही सो रहा हूँ। 4 दिन से मुझे जो अच्छी नींद मिली, कहीं से ऐसा कुछ नहीं लगा कि यूपी में हूँ तो लूट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहा, बहुत बहुत बेहतरीन। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मैं वहाँ से बोरी बिस्तर बांध के निकल रहा था, तभी थोड़ा सा 5-10 कदम चला, एक रिक्शा आया रॉन्ग साइड से, और वो ठंडी का सीजन था, अब वहाँ के लोग टोपी वोपी पूरा पहनते, उनकी आँख दिख रही थी। वो भाई साहब ने मुझे बोला कि आ जाओ आ जाओ। मैं बोला यार ये सुबह सुबह पूरा आँख ही दिख रही है। अब जो यूपी वाली बात है वो आ गई, अब यही मेरे को लगता है लूट लेगा। लूटेगा तो क्या ही, पर कुछ तो
कुछ अघटित हो सकता है। मैं थोड़ी देर चलता ही गया, मैं रुकना नहीं है, वो रिक्शा पीछे आएगा तो मैं तब तक निकल जाऊंगा, लेकिन वो उस रिक्शा घुमा के वापस आने लगा तो और डर लगा। लेकिन वो बंदा बोला भाई साहब कहाँ से है? मैं बोला मैं तो गुजरात से हूँ। बोला रिक्शा में बैठो। बोला क्या हो गया भाई, रिक्शा में बैठो? बोले तो बोले आप इतना दूर से आए हो, आपको चाय पिलाता हूँ। अरे यार, मैं बोला ये चाय पिलाने का कहीं बहाना तो नहीं कर रहा है? लेकिन वो इंसान, मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, उस इंसान ने मतलब क्या, मतलब आप देखो एक तरीका होता है, ऊपर वाला प्रकृति मिलाती शायद, उसने मुझे 1 किलोमीटर दूर एक चाय की दुकान पे ले गया, वो भी चाय की दुकान ले, वो बोले स्पेशल चाय पिलाऊंगा। पहली मुलाकात में ही चाय पिलाने ले गया और वहां पे जितने लोग सबको बता रहे भाई साहब ये गुजरात से चलते हुए आ गए, बोलो हिच हाइकिंग करते लिफ्ट मांग के आए, सबको बता रहे, सब लोग देख रहे हैं। चाय पिलाया, पैसा भी नहीं लिया, रिक्शा में बिठाया, वापस उसी जगह पे लाके छोड़ा। मतलब ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं दुनिया में। आप जो सोचते हैं ना डर होगा, वो होगा, वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत प्यारे लोग, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलती है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब ट्रैवल करते हैं, पहले वाले लोगों ने बताया नहीं, तो ट्रैवल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे डर खत्म हो जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग अच्छे रहते हैं, कोई थोड़े बहुत लोग खराब होते हैं। तो वो चीज़ व्लॉग में रखी थी आपने? बिल्कुल, वो रिक्शा वाले भाई साहब होंगे, रिक्शा वाले, हाँ मैंने वो वीडियो में है। आप वो चौथे या 5वें दिन की बात है, 5वां व्लॉग होगा। नहीं, मैंने पूरी सीरीज देख रखी वो नेपाल वाली तो। हाँ, तो फिर मैं उसके बाद एक लास्ट राइड लिया और मैं सीधा नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गया था। और ऐसे मेरी कहानी। वो फिर आपका डर था नेपाल बॉर्डर से अंदर जाने में, क्या हाँ वो भी इश्यू था। वो पहले ही एक विदेश में कदम रखने जा रहा था, पासपोर्ट तो नहीं था, बिना पासपोर्ट ही। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी इश्यू हुआ, पुलिस वाले जो बॉर्डर पे होते हैं नेपाल, हाँ नेपाल की तरफ से, इंडिया वालों ने तो कुछ नहीं बोला। वो बोले कि कहाँ जा रहे हो घूमने, तो बोले ऐसे थोड़ी जा सकते हैं, ये वो कोविड के बाद की बात थी ना, तो इसलिए उनको थोड़ा मतलब एक बहाना मिल गया। अभी जा नहीं सकते ऐसा वैसा। बोले इधर आओ, तुम रूम में ले गए। पहले बोले नहीं जा सकते, फिर एक दूसरा बंदा बोले इधर से आओ, मैं आपको ले जाता हूँ। फिर बोला इतना आपको पैसा देना पड़ेगा, ये वो। मैं बोला अब जाना तो है ही है जैसे तैसे। मैं उस तरफ जाके, वो बोला कि इतने रुपए लाओ, मैं बोला इतना ही है। तो कुछ 200 रुपये दिए और मैं उस तरफ चला गया। तो ऐसे कहानी हुई थी। फिर मैं नेपाल तक गया और उस तरफ जाने के बाद जो मेरे साथ हुआ, फिर भी एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई। उस बंदे को आज तक मैं जानता हूँ। मैं वहाँ पे भी थोड़ा घबराया था, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ नहीं था। मेरे लिए, मतलब आज के लोगों के लिए वो बड़ी बात नहीं है, कहीं नेपाल जाओ कहीं भी पहुँच जाते। उस समय में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, गाँव से, आज तक लोगों को पासपोर्ट के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैंने हिम्मत किया। लेकिन उस तरफ गया, मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं बोला पता नहीं पुलिस पकड़ लेगी, क्या होगा। तो थोड़ा मैं साइड में गया और एक दुकान थी, वहाँ पे एक भाई साहब थे, उनका नाम शायद अमित था या कुछ था। अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे उनके आईडी दिखते हैं, उन्होंने रियल नाम नहीं लिखा है। उस बंदे ने मेरे को सिम कार्ड दिलाया और बोला ऐसा ऐसा है, कुछ थोड़ी बातें की, तो थोड़ी एक राहत मिलेगी, कोई इधर भी अपना है। सही बात। और उसके बाद फिर दिक्कतें ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने हिचहाइक नहीं किया, मैं बस में बैठा और यहाँ से सीधा मैं पोखरा चला गया था। अच्छा, हिचहाइकिंग नहीं करी, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ी? बस लेनी पड़ी। फिर वो ठंडा प्रदेश था। आपका टारगेट ही तो नेपाल तक जाना है, हिचहाइकिंग से तो नेपाल तक तो पहुँच इसीलिए मेरा टारगेट ख़त्म और मेरा जो तरीका था वो चेंज कर लिया। फिर मैं नेपाल में अच्छी तरह से घूमा, वहाँ पे भी वीडियो बनाए, लोगों को बहुत मज़ा आया। मेरा ट्रिप 15 दिन में या 12 दिन में ख़त्म हुआ। 10-12 हज़ार रुपये शायद मेरे खर्च हुए थे। अच्छा, पूरे ट्रिप में 12,000 रुपये सिर्फ? हाँ, उस दौरान मैं नेपाल तो घुमा ही घुमा। फिर मैं दार्जिलिंग गया, सिक्किम थोड़ा घूमा। फिर मैं वापस सिलीगुड़ी आया। इस दौरान काफ़ी सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग में कहीं 2 आंटियाँ मुझे मिली थी, उम्र दराज थी, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मैं 48 घंटे या कुछ ऐसी ट्रेन जर्नी की, सिलीगुड़ी से लेके मैं पहुंचा अहमदाबाद। अच्छा, तो वो मेरी लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी भी थी। तो ऐसे करते करते खूब अच्छा कंटेंट आप शूट करके लाए थे। हाँ, और वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जो मैं जॉब करता था उससे मुझे डबल इनकम हुई थी पहले ही महीने, क्योंकि लोगों को मेरे कंटेंट, मेरे तरीका बहुत पसंद आया था। फिर मैं बस उसी से आप समझ लिए कि मैं वापस मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने कंटिन्यू इंटरनेशनल ट्रैवल करना। मैं फिर वापस आते ही फिर मुझे पासपोर्ट का ख्याल आता है। तब तक पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट भी नहीं था? नहीं, पासपोर्ट नहीं। और मैं कभी
इतना सोच भी नहीं सकता था कि मैं बाहर जाऊंगा और 60 कंट्री ट्रेवल कर लूँगा, अमेरिका भी चला जाऊंगा, जापान जाऊंगा, चाइना जाऊंगा, रशिया, ये सोचा नहीं था। तब तक मतलब एक ऐसा सोचा कि कम से कम पहले नेपाल तो कर लो, सही बात है। कुछ कमाई धमाई होगी हाँ, तो आगे कदम बढ़ाएंगे। सही बात है। और तो उस उसी दौरान में- फिर आपके सब्सक्राइबर्स तो खूब अच्छे हो गए होंगे। हाँ, उस दौरान नेपाल रिस्पॉन्स अच्छा था, 1 लाख था या ऐसा कुछ था, अभी प्रॉपर याद नहीं, 1-1.5 लाख के आसपास। हम्म। तो फिर कहानी ऐसे ऐसे आगे बढ़ती गई। फिर आपने सोचा पासपोर्ट का? पासपोर्ट बनाने के दौरान काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं तब तक इंटरनेशनल तो नहीं जा सकता था। इसी दौरान मैंने पंजाब ट्रैवल किया, पंजाब से मतलब राजस्थान से शुरू किया, बाड़मेर से। बाड़मेर में मुनाबा बॉर्डर गया, फिर वापस आया, फिर जैसलमेर गया, फिर जैसलमेर से वो जो एक बॉर्डर पे कौन सी जगह है वहाँ पे गया, लास्ट जो एक जगह है ना जहाँ से बॉर्डर करीब है, मतलब लोंगेवाला। लोंगेवाला शायद बाद में गया, एक और जगह है वहाँ पे गया। ऐसे करते करते मैंने पंजाब तक ट्रैवल किया था। फिर मैं श्री गंगानगर होते हुए फिर पंजाब में जो भगत सिंह जहाँ पे उनका स्मारक बना हुआ है वहाँ पे गया। फिर और आगे गया मैं, जो वाघा बॉर्डर है वहाँ तक गया। इसी दौरान मैं मतलब लोगों से कनेक्ट हुआ, लोकल लोगों से, उनको बताया कि मुझे आपके गांव देखने हैं। तो वो भी मुझे दोस्त आज याद है, और ऐसे रैंडम चलते हुए मुझे दोस्त मिले और वो मुझे अपने घर ले गए, उनके घर पे रुका। पंजाबी दोस्त, उसमें से कुछ 1-2 आर्मी में थे, कुछ व्लॉगर भी, वो कुछ और कर रहे थे। लेकिन वो एक और अनोखा एक्सपीरियंस था कि मैं पंजाब को भी मैं समझ रहा था, पंजाब के खेतों को देख रहा था, बॉर्डर से बिल्कुल क्लोज, अमृतसर के आसपास। फिर मैं वाघा बॉर्डर पे गया और उसके बाद फिर वापस आया। इसी दौरान ट्रेन जर्नी में भी बहुत सारे लोग मिले। तो ऐसे मैं सीख रहा था, काफ़ी कुछ सीख रहा था। फिर उसके बाद तब तक मेरा पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू हुआ। तो फिर दूसरा कंट्री आपने किया? श्रीलंका। श्रीलंका जाने के लिए मैंने सोचा कि मैं जब श्रीलंका घूमूंगा तो जो मेरा खर्चा होगा वो श्रीलंका से पहले ही मेरे को, मैं कहीं से कहीं ऐसे ट्रिप करूं कि श्रीलंका जाने के लिए मुझे श्रीलंका के नज़दीक पहुंचना इंडिया में ही। वैसे तो मैं अहमदाबाद से भी फ्लाइट लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों जाऊँ, मैं एक और ये ट्रिप करूँ जिससे इंडिया को भी देख सकता हूँ और श्रीलंका के और करीब पहुँचाऊँगा तो वहाँ से फ्लाइट भी सस्ती होगी। तो मैं ऐसे करते करते 10-12 दिन में चेन्नई पहुँचा। और इसी दौरान मैंने अलग अलग तरीके के वीडियो बनाए। अहमदाबाद से मुंबई गया, मुंबई से फिर ऐसे आगे आगे चलता गया। तो इस दौरान मैंने काफ़ी कंटेंट बनाए। फिर इसी दौरान मेरा यूट्यूब के साथ फेसबुक भी शायद चलना शुरू हो गया। शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन शायद चला या बनाया था कुछ, प्रॉपर याद नहीं है शायद। तो वहाँ से तो मैं चेन्नई पहुँचते पहुँचते मतलब मैंने काफ़ी अच्छी अर्निंग कर ली। और मेरा जो श्रीलंका का ट्रिप था वो मैंने पहले ही कवर कर लिया। अच्छा, उसका पैसा हाँ, क्योंकि इतने वीडियो बनाए और पोस्ट किए। इस तरह मैं मुंबई फिल्म सिटी भी गया। उस तरह मैं अहमदाबाद से मुंबई के बस जर्नी का वीडियो बनाया। उस दौरान मैं मुंबई में रेलवे स्टेशन पे जो डोरमेट्री बनाई गई एक अच्छी वो वाली, वो भी वीडियो बनाया। कैप्सूल जिसको। तो ऐसे ऐसे थोड़ा यूनिक कंटेंट सोच के गया था और वो चले भी। तारक मेहता वाली दुकान पे भी गए? हाँ, तारक मेहता वाली दुकान पे गया, बिल्कुल आपने सही, मेरे को लगता है पूरे वीडियो देखे हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों के लिए नई थी और मेरे लिए भी। तो फिर मैं चेन्नई पहुंचा, चेन्नई से फिर मैंने फ़्लाइट लिया, श्रीलंका गया, घूम के आया। 35-40 हज़ार कुछ खर्च हुआ था। तो अब जब आप घूमते हो तो हर बार नए लोगों से मिलते हो, ऐसे ही वहाँ पे भी किसी से कनेक्शन हुआ। और वो कनेक्शन फिर मुझे दूसरे देश ले जाने के लिए वो मेरे साथ ही जुड़ गए। अच्छा। एक लड़का मतलब हरियाणा से है, हर्ष करके एक बंदा है। तो हर्ष के वीडियो मैंने मेरे से नेपाल जाने से पहले हर्ष के देखे थे मैंने। अच्छा। कि एक बंदा को इंडिया से है जो नेपाल में चाइना बॉर्डर पे घूम रहा है। अच्छा। और वही बंदा मुझे श्रीलंका में मिल जाता है। रैंडम? हाँ, रैंडम। मैं ऐसे बैठा हूँ एक रेस्टोरेंट पे, वो पीछे बैठा है, लेकिन वो थोड़ी बात करने से मुझे लगा कि कोई पीछे है बंदा। तो मैंने पूछा कि आपको यार कहीं देखा हुआ है? तो मैं बोला आप भी यूट्यूबर हो क्या? तो बोले हाँ यूट्यूबर हूँ, लेकिन उस समय हर्ष ने मुझे भाव नहीं दिया था। अच्छा। हर्ष शायद कोई और बिजी हो गया, कुछ दिमाग में नहीं आया होगा। लेकिन दूसरे दिन मेरे पास, जब मैं वहाँ से निकल गया, मैं इंडिया की तरफ आ गया, वो लास्ट दिन ही था, हर्ष का मेरे पास इंस्टाग्राम मैसेज आया, भाई तुम कहाँ हो? बोले कल तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन पता चला कि तुम भी ट्रैवलर हो। मैं बोला मैं ट्रैवलर तो हूँ, आपके वीडियो भी देखे हैं मैंने, आपको बताया भी था। हर्ष बोले चलो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कोई कंट्री साथ में प्लान करते हैं। मैं बोला ठीक है। वापस आया, वो भी वापस आया, आपके अपने गांव गए। फिर हमने फ़ोन से कनेक्ट करके प्लान बनाया।
नेक्स्ट कंट्री का वो थी थाईलैंड। थाईलैंड। फिर हमने 3 कंट्री का प्लान सोचा था 1 महीने के आसपास। थाईलैंड गए, फिर थाईलैंड से हम लोग कंबोडिया और वियतनाम गए। ये 28 दिन का एक ट्रिप किया और फिर कहानी खत्म। ऐसे ऐसे फिर उसके बाद तो फिर सीख ही गए। श्रीलंका हम लोग रुके थे 10-12 दिन। एक बंदा और था। श्रीलंका में आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें रावण का घर भी आपने दिखाया। रावण का घर दिखाया, वहाँ उस समय क्राइसिस चल रहे थे तो सब्जी मार्केट दिखाया। कोलंबो शहर बहुत शानदार, वो उसमें आपने दिखाया। वो कंपैरिजन भी बताया था कि इंडिया में ये सब्जी कितने रुपए की मिलती वो है। बहुत चला था कर वीडियो, वो करके। 40 लाख लोगों ने देखा। और ऐसे मतलब जहाँ पे भी मैं जा रहा था तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। ऐसे ही ग्रोथ होती गई, फिर लोग जुड़ते गए आपका। और फिर आपने थोड़ा सा ये जो आपके गियर्स थे, गैजेट्स थे, वो भी अपग्रेड किए पहले। हाँ, इसी दौरान मतलब समझो आप, नेपाल सीरीज में मेरे पास नॉर्मली फ़ोन था नॉर्मल और एक 500 रुपये का कुछ माइक था। लेकिन जब श्रीलंका गया उससे पहले मैंने शायद एक आईफोन सेकंड हैंड खरीदा था। आईफोन 13 ही, खाली 13 प्रो भी नहीं था, कुछ 60,000 में लिया। उससे मैं वीडियो बनाने लगा, थोड़ी क्वालिटी अच्छी हुई। और फिर मैं उसके पूरा श्रीलंका सीरीज़ किया। फिर मैंने थाईलैंड वाईलैंड भी उसी में किया। ऐसे करते करते थोड़ा क्वालिटी भी अपग्रेड हो गया। तो ऐसे थोड़ा अपग्रेड भी समय के साथ, जैसे इनकम हुई तो आप अपग्रेड हो गए। सही बात। अगर इनकम नहीं है तो ये सब पहले ज़रूरत नहीं थी, तो मैं ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। सही बात है। तो इनकम तब तक आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होने लग गई थी सेविंग वगैरह के हिसाब से? हाँ, मतलब मैं मेरा हर ट्रिप मैं माप तोल के कर रहा था कि नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा तो ये लास्ट ट्रिप होगा। हर ट्रिप को लास्ट ट्रिप मानता था। अच्छा। तो मैं जो नेपाल ट्रिप किया तो मेरी जो खर्चा तो 10-12 हज़ार ही हुआ, और इनकम मेरी हुई जो मैं सैलरी से कमा रहा था उससे डबल हुई। तो मेरी 70,000 रुपये हो गए थे ऑलमोस्ट। हाँ, 70,000 आप मान के चलिए, 70,000 के आसपास। और उसके बाद फिर वो इनकम थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, मैं नहीं घूम रहा तो भी हो रही थी। फिर मैंने ये बॉर्डर जो इलाका किया उसमें भी ठीक ठाक चला। फिर मैं चेन्नई तक गया तो मैं चेन्नई से जो श्रीलंका जाने का खर्चा वहाँ पे निकल गया। तो जब श्रीलंका में जो घूम रहा था वो पूरा मैंने सेविंग कर लिया। उसके बाद में फिर जो कुछ वीडियो और थे वो डाले, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर और दूसरी कंट्रीज में जाने की हिम्मत हुई। फिर जब हम 28 दिनों का जो थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया ट्रिप किया उसमें हमने 1, 2, 3, 4 फ्लाइट भी ली थी। तो वो खर्चा भी मुझे याद है 80,000 हुआ था। अच्छा। खर्चे हम वापस आके हिसाब करते थे कि कितना खर्चा हुआ, कितने दिन लगा, क्या क्या चीज़ें वीडियो भी बनाते थे शायद। हाँ, मतलब वो शुरुआत में बनाते थे, बाद में फिर नहीं बना रहे। लेकिन भले ही वीडियो ना बनाओ, लेकिन मैं उसका आके अध्ययन जरूर करता हूँ, मैं क्या चीज़ों पे कितना खर्चा हुआ, ज़्यादा था या कम था, अभी भी करता हूँ। एकदम है। हाँ, तो सारे मतलब एक लिखा हुआ है अभी तक, मतलब एक आइटम नहीं, प्रॉपर कितना खर्च हुआ है ऐसा। अच्छा, तो थाईलैंड लोग जिस काम के लिए जाते हैं, मतलब वैसे जितना फेमस है, उस हिसाब से तो आप गए नहीं थे, आप तो अलग तरीके से एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। हमारा वैसा कोई मकसद नहीं था। और हमारे यहाँ पे मकसद ऐसा ही है कि थाईलैंड मतलब थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। लोगों को लगता है कि वो महिलाएं या सेक्स से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं, लेकिन थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है। आप सच में आप देखो, वहाँ के बीच देखो, वहाँ के लोग देखो, वहाँ के शहर देखो, बहुत साफ सुथरे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त, उनके पहाड़, उनके माउंटेन, ट्रेनें गजब है। तो हम भी ऐसे ही गए थे। हमने काफ़ी सारे अलग अलग लोकेशन विजिट किया, शहरों को भी देखा। और जो हम सोचते हैं वो एक छोटा सा एरिया है, एक गली जैसे होती है ना, वो हमारे शहर में भी होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा उस गली को भी उन्होंने अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ है। और वो कुछ बार होते हैं जहाँ में लोग दारू वगैरह पीते हैं, तो इसके साथ साथ में कुछ 19-20 होता है। उसको हमारे यहाँ पे नज़रों से ऐसा देखा जाता है कि पूरा थाईलैंड ही ऐसा ही, थाईलैंड को पूरा ऐसे ही सोच के रखा। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो भी रेस्पेक्टिव लोग हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी फैमिली है, वो भी बिजनेस करते हैं, उनके पास भी गाँव खेती सब कुछ है। एक छोटे से एरिया को पूरा थाईलैंड समझ लिया। तो ऐसे हमारे दिल्ली में भी देख लो, मुंबई देख लो, ऐसा कुछ होता है। तो थाईलैंड में उससे अलावा बहुत सारी चीज़ें जो देखने लायक बहुत अच्छा देश है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सस्ता भी है। तो ब्रेक से पहले हमने चर्चा करी थी, अपन पहुंच गए थे कंबोडिया देश तक। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, 3 देशों की जर्नी कवर कर ली थी। अच्छा, और उस दौरान लगभग हमने चर्चा की थी कि थाईलैंड में क्या कल्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं,
और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए थे। हाँ मतलब इस दौरान क्या ना, हमारी जर्नी 3-4 देशों की हो गई और तीनों चारों का अलग अलग कल्चर था, तो काफ़ी कुछ ट्रैवल कैसे करना है, खाने का कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। हमें थाईलैंड में काफ़ी दिक्कत हुई थी, 14 दिन थे तो मतलब बहुत मतलब खाने की बहुत दिक्कत थी। अभी हमको आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग मार्केट से कुछ वेज फूड ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा खाने का कल्चर अलग है। फिर वहाँ पे क्या है ना, दूध दही का भी कल्चर नहीं है। अच्छा। अगर वो होता तो हम उस पर भी सर्वाइव करते। हाँ। वहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा दूध दही वाला कल्चर ये साइड के देशों में कम है, तो बहुत डिफ़िकल्टीज हुई थी खाने के मामले में, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। शुरुआत में ही थे, ज़्यादा भी खर्चा करना उचित नहीं था, तो ये सब सारी चीज़ें थी। फिर भी हमने 28 डेज काफ़ी पहली बार इतना लंबा किया। फिर मैं 28 दिन के बाद मैं फिर आ गया था वापस, हर से एक दिन बाद में आया था, लेकिन मैं फिर वापस आ गया था। अच्छा, तो ये देश करने के बाद में अफगानिस्तान कब पहुँचे आप इस बीच में? और इसी दौरान मैंने और भी फिर मैं अफ्रीका गया था। अच्छा, अफ्रीका। केन्या 3-4 देशों की यात्रा की। वहाँ पे मैं अकेला ही था, वो पहली ऐसी ट्रिप थी जहाँ पे मैं अकेला जा रहा था। अच्छा। तो लेकिन उसी दौरान भी मैंने थोड़ा नॉलेज इधर उधर से लिया, दोस्तों से बात किया, खुद को मोटिवेट किया। अफगानिस्तान जाने के लिए? हाँ, जो मेरा एक दोस्त है कैलाश भाई, जयपुर से, ये इंडो ट्रैकर, तो वो मैं लैंड हुआ तो वो वहाँ पे मौजूद थे, मतलब हॉस्टल में जस्ट 1-2 घंटे के लिए थोड़ा मतलब समझाया मुझे कि इस तरह से कर सकते। अफगानिस्तान, तंजानिया, अफगानिस्तान इसके बाद जाता हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैं 3-4 देशों की वहाँ पे यात्रा किया था। हाँ। फिर वापस आ गया। वो काफ़ी कितना 20-25 दिन था, ऐसा कुछ होगा शायद। तो वहाँ से भी कुछ अलग अनुभव मिले, वहाँ पे भी नया कुछ सीखने को मिला, थोड़ा कॉन्फिडेंट होता गया। 4-5 अफ्रीकन कंट्रीज में गए थे? हाँ, मैं तंजानिया उतरा, उसके बाद मैं रवांडा गया, युगांडा गया, फिर मैं केन्या होके वापस आ गया था। ठीक है। फिर इसके बाद शायद मैं करतारपुर गया था बीच में, शायद इसी के दौरान। उसके बाद मैंने और भी कुछ देशों की यात्रा की। फिर मैं अफगानिस्तान फिर सोचा था कि भाई चलो अब कुछ अलग करते हैं। इसी दौरान, ये 2023 की बात है, तो वो थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन डिसीजन ले लिया था घर वालों से छुप छुप के। अच्छा, घर वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप? नहीं। अच्छा। घर वालों को पता चलता तो शायद नहीं जाने देते, तो बाद में उनको पता चला थोड़े दिन बाद में। तो वीडियोस आपने वहीं से पोस्ट करी थी क्या? वहाँ से शायद नहीं की, वहाँ से नहीं किया। सारी वीडियोस वापस आ गए? वापस आ गए। वहाँ से करना मतलब हम अपने आप को खतरे में डालने वाला मान रहे थे, तो हमने 15-14 दिन सब रिकॉर्ड किया और उसके बाद वापस आके डाले। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या प्रिपरेशन करी थी आपको खुद को मेंटली तैयार होने में? अफगानिस्तान उस समय जाना मतलब ऐसा मान के चलो कि बंदा जब वापस आ जाए तो ही माना जाएगा कि बंदा सेफली आ गया। तो हमने भी यही सोचा कि अच्छा, उसके पहले हमें वीज़ा लेना था। तो वीज़ा के लिए वो बहुत दिक्कत थी कि अफगानिस्तान जाना मतलब वीज़ा नहीं दे रहे थे ना, कि ट्रैवल करने के लिए वीज़ा सेफ नहीं है तालिबान के बाद। ठीक है। उनकी एक एम्बेसी थी, वो भी बंद हो गई दिल्ली में, शायद हैदराबाद में एक थी कॉन्सुलेट। तो हम हैदराबाद गए, हैदराबाद में भी इधर उधर जुगाड़ लगाया, 3-4 दिन तक भटके। फिर जो वहाँ पे जो कॉन्सुलेट जनरल थे, उन्होंने बोला कि मैं एक दवाई दूंगा, मेरे घर ले जाना, मेरे मम्मी को देना है। अच्छा। तो ले जाओ, तो कुछ करते हैं वीज़ा का। तो उसके लिए भी हम एग्री हुए कि भाई कुछ कस्टम में दिक्कत होगी तो होगी। लेकिन फिर वो ले गए। अच्छा। मतलब वो कोई हम व्यापार तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की चीज़ हम ले जाने की, वो भी मेडिसिन थी। कैसे दवाई थी मतलब जिसपे? वो उनकी, देखो अफगान लोग ज़्यादातर इलाज करवाने के लिए इंडिया आते हैं। तो उनके भी मम्मी जो उम्र दराज होंगे, तो उनकी मेडिसिन इंडिया से वो ले जाते होंगे, ट्रीटमेंट करते होंगे, तो महीने महीने भेजते होंगे। तो इसी दौरान हर किसी के साथ भेज देंगे, वो नहीं जा सकते ना। तो फिर हमको भी बोला कि आप जाते हुए मेरा काम कर दोगे? मैंने बोला कर देंगे। फिर उन्होंने बोला कि आप हमें लेटर हेड पे कुछ लिख के दो तो हम आपको वीज़ा देंगे। अच्छा। तो हम लोग इधर हैदराबाद में कहीं प्रिंटिंग की शॉप पे गए, एक लेटर हेड बनाया। अच्छा। मतलब ऐसे बंसी बिश्नोई लिख करके, जैसे कंपनी का लेटर हेड होता है। फिर पूरा लिखा, प्रिंट करके लेके गए, भाई ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने बोला चलो इतना पैसा, मतलब जो फीस होती है वो दिया। फिर दूसरे दिन शायद वीज़ा दिया उन्होंने। और वीज़ा मिलने के बाद तो काफ़ी खुशी हुई। लेकिन फिर जाने वाला जो टेंशन था वो और था कि जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा।
फिर हमने सेट किया, जाने का तैयारी की, टिकट किया, लेकिन एयरपोर्ट पे रोक दिया था। एयरपोर्ट पे कस्टम ऑफिसर जो इमिग्रेशन वाले होते हैं बोला कहाँ जा रहे हो, बोले अफगानिस्तान। ये क्यों जा रहे हो, वहाँ पे क्या जाने का, वहाँ तो जा ही नहीं सकते ना कोई टूरिस्ट वगैरह। हमने बोला घूमने के लिए जा रहे हो। वो कोई घूमने की जगह है क्या, अफगानिस्तान? हाँ। फिर बोला कि आप पासपोर्ट जाके अंदर चेक करो। एक मतलब जब बंदा सस्पेक्ट वाला लगता है, सस्पिशियस, तो अंदर ऑफिस होती है, वहाँ पे जाना होता है। ठीक बात। उन्होंने बोला, मैं थोड़ा ऐसे 4 काउंटर छोड़ के एक और काउंटर पे चला गया, और वो ऑफिसर शायद मेरे वीडियो देखते थे, तो उन्होंने बोला बस ये कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला अफगानिस्तान जा रहा हूँ, पर अब देखो ऐसी ऐसी बात है। बोले ठीक है जाओ, तो जाने दे दिया। तो वो अंदर गए तो वो लोग नहीं जाने दे रहे थे, एयरलाइन वाले। बोले आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगी। तो रिटर्न टिकट थी नहीं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो फिर हमने उनको $300 दिया और हाथों हाथ वहीं से रिटर्न की टिकट बनवाई। $300? यस, आने का 300, जाने का 300। तो ऐसा करके हम लोग फिर फ्लाइट में बैठ के, वही सस्पेंस तो था ही कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमने गाइड पहले से बात कर रखी थी एक बंदे से कि वो हमें एयरपोर्ट से पिक करेगा और 15 दिन हमारे साथ रहेगा और वापस एयरपोर्ट तक छोड़ेगा। और वो बंदा थोड़ा ट्रस्ट वाला था कि उसके साथ पहले किसी ने विजिट किया था। अच्छा। इसलिए थोड़ा विश्वास था कि चलो वो संभाल लेगा। तो ऐसा करके हम लोग गए थे, और फिर काफी कुछ घटनाक्रम हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर आपके साथ भी बहुत सारी घटनाएं हुई, आपके दोस्त को जेल में? मेरे एक दोस्त था नया, पहली बार ही, उसकी पहली कंट्री यही थी। मेरे को बोला कि चलना है, तो मैं बोला आ जाओ। पैसे वैसे का व्यवस्था किया और वो बंदा साथ तैयार हो गया। मैं भी सोचा कि 2 होंगे तो कम से कम किसी को एक को कुछ हो जाएगा, एक बताएगा तो सही। उसको ले गया, वो बिल्कुल भी कहीं नहीं गया ना। तो उसकी भी मेरे को देखना है। तो ऐसा करके हम वहाँ गए। फिर दोस्त को वो गाइड आ गया लेने के लिए। इमिग्रेशन करके बाहर निकले, तब तक तो ठीक ही लग रहा था एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर ही। लेकिन जैसे ही वो आया गाइड लेने के लिए और गाड़ी आई, और गेट से बाहर निकलते ही बस वो नाके वाली शुरुआत हो जाती है। तालिबान के लोग जो होते हैं ना, सिक्योरिटी वाले, तो वो थोड़ा अलग ही था। मतलब वो लोग, उनकी वेशभूषा, कोई सिक्योरिटी जो पुलिसमैन वैसा कुछ नहीं था। वो जो आपने कभी सुना होगा, तालिबान वाले लोग, दाढ़ी है, सलवार कुर्ता है, चप्पल पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी गन है, ग्रेनेड है, तो ये सब चीजें वहीं थी। रोकते हैं, हर नाके पे रोकते, पूछते हैं। बैरिकेडिंग ऐसे ब्लॉक लगा रखे हैं, काफी हाई सिक्योरिटी कर रखी होती है ना। अभी वो तो सरकार है, लेकिन उनके भी और दुश्मन होते हैं, तो वो लोग सिक्योरिटी टाइट रखते हैं। ऐसा देखिए आपके आगे गाड़ी में, मैंने वहाँ की वीडियोस देखी थी आपकी, कि आपके आगे गाड़ी में ऐसे गन लहराते चल रहे थे। हाँ, वो तो नॉर्मल है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। गन तो मतलब हर कोने में दिख रही है। लेकिन चलते चलते वो पहले हम जैसे ही निकले, और मेरे दोस्त ने वहाँ पे ऐसे कैमरा निकाल दिया चलती गाड़ी में। अच्छा। और तुरंत गाड़ी रोक लिया, टैक्सी में बंदे को खींच लिया बाहर और लेके चले गए पीछे की तरफ। अच्छा। अचानक से बोले कि कहाँ पे, क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा है। भाई उनकी नज़र में कोई सस्पेक्ट हो सकता है उनका, वो इसलिए वो ऐसा कर रहे होते, सिक्योरिटी के मसले से। तो वहाँ पे कोई परमिशंस वगैरह का था? परमिशन फिर लेनी पड़ती है ना। हम लोगों ने परमिशन अभी जा ही रहे हैं, पहले ही पकड़ लिया। परमिशन तो जाएंगे तभी लेंगे। तो पहले ही उनको पकड़ के ले गए। फिर दोस्त को भेजा, गाइड को, उनसे बात करके गलती हो गई ऐसा करके छुड़ा के लाए। तो वहाँ पे कुछ मंत्रालय होंगे ना, इसलिए उसके गेट पे ही था। अच्छा। फिर होटल में रुके, थोड़ा डरावना तो लग रहा था, लेकिन फिर उसने बोला कि आपको परमिशन लेनी है। तो दूसरे दिन हम मंत्रालय में गए। वहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी लगती है। ऐसा लग रहा ना, मतलब वो सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा डर लगता है कि आप पता नहीं कुछ हो सकता है ऐसे। और वहाँ पे मतलब बॉम्ब वगैरह ये सब तो पहले आम बात थी, तो अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन मंत्रालय में गए, फिर वहाँ अंदर जाने के बाद तो सब कुछ ठीक था। वो लोगों ने चाय वाय पिलाया, वो लोग भी फ्रेंडली थे। फिर उन्होंने लेटर लिख के दिया, बोले कि कल आना, कल मिलेगा। उनके जो हेड होते हैं वो साइन करेंगे तभी होगा। फिर हमने 3 दिन मतलब वहीं आसपास ही किया और वो लेटर लिख के दिया। फिर हम अफगानिस्तान घूमे इधर उधर। काफ़ी घूमने के दौरान बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए। किसी ने फायर कर दिया, किसी ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। फिर हम लोगों ने खुद तालिबान के साथ ट्रैवल किया। उनको लगा कि ये मीडिया वाले हैं, तो हमको मतलब क्या क्या बताया। ऐसे बहुत सारे, मतलब 15 दिन में आप समझो कि कई बार ऐसा लगा कि एक बार होटल पे हमारे रात को, जब लास्ट दिन था, उस दिन भी एकदम से होटल पे रेड पड़ी। और उस दिन बहुत डरावना, सबसे ज़्यादा डरावना वो दिन था। तो वो जर्नी
उस समय तो लग रहा था कि कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब तो लगता है कि जो लोगों का व्यवहार था, बिहेवियर था, उनकी जो मेहमान नवाजी थी, वो सब देख के तो लगता है कि मतलब फिर से जाना चाहिए। ऐसा अपना ही देश कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपना मुल्क है या अपना दोस्त है। ऐसा अफगानिस्तान वाला सबसे डरावने एक्सपीरियंस में से डरावने ऐसे कोल मिला के देखा जाए तो हमारे साथ 3-4 बार हो गया। पहले जब हमने एक यहाँ से काबुल से जलालाबाद गए, मतलब एक 200 किलोमीटर दूर एक शहर है जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, उस तरफ का बड़ा शहर है। वहाँ पे गए तो वहाँ पे इतना बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। वहाँ पे सिर्फ वो जो कुछ सीक्रेट एजेंसी के लोग होते हैं, वो भी तालिबान के जैसे ही वैसे ही, वो आपको ट्रैक करते होते हैं। नए आदमी देखते ही बाजार में कहीं भी घूमते होते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो उन्होंने पूछताछ किया था, तब हमें थोड़ा लगा कि कोई सस्पेक्ट हमारा फॉलो कर रहा है। तो वहाँ से निकल गए। फिर जब वापस आए और उसी दौरान हम फिर गजनी जा रहे थे, गजनी, काबुल से वापस गजनी टैक्सी में जा रहे थे। मतलब ये पैसेंजर कार होती ना, 5-6 लोगों को बिठा के। ऐसी शाम हुई तो हम लोग वहाँ पहुँचे लगभग 7 बजे और अंधेरा हो गया था ऑलमोस्ट रात का। ठंडी बहुत ज़्यादा वहाँ, उधर हमारे यहाँ ठंडी उससे कई 2 गुना होती है। तो टैक्सी वाले ने को पूछा कि भाई कौन कौन है अंदर, तो उसने बता दिया कि हिंदुस्तान के भी 2 मुलगरिये हैं। वो मुलगरिये मतलब कोई आदमी, ऐसा कोई टूरिस्ट बोलते हैं। अच्छा। उतार दिया नीचे और पूछताछ किया कुछ ऐसे। और फिर पता नहीं मतलब अचानक से उसको क्या, कोई कारण हमें समझ में नहीं आया, उसने अपनी गन थी वो M16 अमेरिकन गन्स थे उनके पास तो, और उसने, हमने सोचा ही नहीं, उससे पहले उसने फायर कर दिया। और जो आग का गोला निकला और जो साउंड था वो बहुत खतरनाक था हमारे लिए। मतलब खतरनाक नहीं, मतलब हमारे लिए ऐसा महसूस करा था ये क्या हो गया, मतलब पूरा हो रहा है मामला, लगता है यहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्यों किया था फायर किया वही पता नहीं चला। फिर हमें लगा कि मतलब वो बंदा हमको बोलता आप हिंदुस्तान से डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे मैं बोला भाई आप बताओ तो सही, ऐसे मतलब कुछ लफड़ा है, क्या हुआ, प्रॉब्लम तो बताओ। फिर उसका कुछ रिएक्शन ऐसा था कि कोई गाड़ी निकली, उसमें कुछ सामान गिर गया तो शायद उसको मैसेज दे रहे हैं, या फिर ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर वाले ऑफिसर को बुला रहे हैं। ऐसा कुछ था, मतलब किसी को बुलाने के लिए, जैसे हम कॉल करते हैं। अच्छा, वो फायर करते हैं। तो वो था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में जाके सूचना देना, उसके बाद ही रुकना। अफगानिस्तान में आप ट्रैवल करते हो तो वो एक स्पेसिफिक होटल होती है जहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है, टूरिस्ट लोग वहीं से रुक सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा उसका उलट कर रहे थे, हम उनके वहाँ से निकलते सीधा हम लोग किसी के घर पे चले गए। अच्छा। और जिसके घर पे गए वो भी मतलब पहले वाली सरकार में बच्चियों के लिए एजुकेशन का वो सब काम करते थे। तो वो उनके लिए सही बंदा नहीं है। तो वो बंदा भी मतलब उनसे छुप छुप के रह रहा था। और उसी के घर पे हम गए। अच्छा। लेकिन वो बहुत मेहमान नवाज आदमी था। उसने अपनी फैमिली के साथ पूरा खाना वाना बनाया, घुमाया हम लोगों को, और स्टोरियाँ भी बताई कि कैसे क्या होता था और अभी क्या हो रहा है, अभी वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, काफ़ी मुसीबत है। अच्छा। तो ऐसा था वहाँ पे सीन। फिर इस तरह से गजनी में सीन हुआ। गजनी से फिर हम आगे गए कंधार। कंधार में हम रात को लगभग आधी रात को पहुँचे और बस से उतरे। बस टर्मिनल थोड़ा आउटसाइड होता है। वहाँ पे एक टैक्सी था, छोटी जो मारुति अल्टो जैसी होती है ना, वैसी गाड़ी थी। और एक अंकल चला रहे थे, कोई 65 साल के होंगे अंदाजन। वो उर्दू बोल रहे थे। तो बोले कहाँ पे जाना है। हमने बोला कि शहर के अंदर ले जाओ, सेंटर में कहीं, और होटल लेना है तो कहीं व्यवस्था करवा दो। उधर कोई ऑनलाइन तो सिस्टम है नहीं। वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमें रात को इधर उधर ढूंढा तो होटल ही नहीं दे रहा कोई, क्योंकि होटल वाले ही डर रहे हैं कि भाई परमिशन ही नहीं, हम नहीं देंगे। मैंने बोला भाई अभी 12-1 बज गए, 3-4 घंटे के लिए हमें सोने के लिए दीजिए, सुबह हम दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। तो 4 घंटे उन्होंने दे दिया। फिर बोला कि आप यहाँ से निकल जाना। तो सुबह मैं बोला ठीक है। तो हम लोगों ने क्या दिन भर इधर उधर घूम के फिर मैंने बोला अब रुकना ही नहीं, इधर से आगे निकल जाते हैं। तो चलो बोले कि दिन भर घूमने के दौरान जो हमने क्या किया कि हमने दिन होते ही मोटरसाइकिल लिया। एक मेरे साथ जो गाइड है उसका एक दोस्त था वहाँ पे, डॉक्टर पढ़ रहा था। उसके पास मोटरसाइकिल थी और एक किसी और की मंगा ली, 2 मोटरसाइकिल। अच्छा। हम लोग 2 बंदे, एक मेरा गाइड, एक तीसरा और चौथा और। अच्छा। तो हमने नक्की किया कि भाई तय किया कि एक डॉक्टर और मेरा दोस्त जो मेरे साथ आया वो अलग रूट पे जाएंगे और मैं और मेरा गाइड अलग रूट पे मोटरसाइकिल लेके, और शाम तक घूम के वापस आना इसी जगह पे। तो इसी दौरान
वो लोग आगे निकल गए और मैंने तो जब हम जलालाबाद गए तो मैंने कपड़े की ड्रेस सिलवा दी थी तालिबान वालों की जैसी, मतलब जो सलवार पायजामा और ऐसा टोपी वोपी पहन के पूरा पठानी बन गया था। और मेरे साथ वाले ने कपड़ा नहीं सिलवाया, लेकिन हमने कहीं अरेंज कर दिया था, लेकिन उसने पहना नहीं। अच्छा। और हम दोनों माउंटेन्स की तरफ चले गए, जहाँ पे उस जगह पे गए जहाँ पे जो तालिबान का जो शुरुआत होती है ना, बेस जो था। हाँ बेस था, और उनका जो लीडर था मुल्ला अब्दुल मुदा, मतलब मैं नाम भूल गया, मुल्ला अब्दुल का ऐसा कुछ नाम था, उसके एरिया की तरफ चले गए। और वो हाई सिक्योरिटी जोन है, उधर कोई जा नहीं सकता। और शहर से थोड़ा सा बाहर एक पहाड़ जिसके चारों ओर फेंसिंग कर रखी है, ऐसा बताया जाता है कि इसमें बहुत कुछ छुपा रखा था, अमेरिकन लोग यहाँ थे, ऐसा कुछ स्टोरी थी। हम उसी पहाड़ के बगल में से होके थोड़ा दूसरी तरफ चले गए, मतलब अलग अलग है, मुझे भी नहीं पता कि वो किस तरफ गए और हमें उनको भी नहीं पता कि हम किस तरफ है, लेकिन दोनों एक ही रूट गए थे। अच्छा। तो वो लोग आगे चले गए, हम लोग भी पीछे पीछे गए, और बीच में नाका आता है। तो नाके पे हमें पूछा कि मतलब सबसे पहले वहाँ यही बोलना होता है, जैसे सलाम वालेकुम ऐसा बोल दिया, टोपी वोपी पहना, तो उनको पता नहीं चलेगा कि मैं इंडिया से हूँ, एक वहीं के जैसा दिख रहा हूँ। तो कुछ और बोलते हैं तो मेरा गाइड वो बोल देगा कि भाई ऐसी ऐसी, तो स्माइल देके उनको शक ना हो गया मैं इंडिया से हूँ, निकल जाते थे। उनका पैंट वैंट पहना तो थोड़ा अलग से लग रहा था बंदा। तो टोल नाके पे उधर पुलिस चेक पोस्ट से गुजरा और उन्होंने पहचान लिया, बोला ये तो हिंदुस्तान से है। अच्छा, तो चाय वाय पियो, आप मेहमान हो, हिंदुस्तान तो हमारा बड़ा भाई है, ऐसा वैसा करते हैं वो लोग। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वापस आते हैं आपके पास चाय पियेंगे। और वो वीडियो शूट करके वापस उधर पहुंचे ही हो गए, हम लोग भी गए वीडियो शूट करके, हम तो वापस भी आ गए शाम ढलने से पहले तक। वो लोग आए नहीं, उन्होंने चाय पीने के चक्कर में वहां खड़े रहे, और तब तक उनके कोई और बड़े बॉस की गाड़ी आ गई। और फिर पूछा ये कौन है, तो ये बोले हिंदुस्तान से आए और वीडियो शूट करते हैं। वीडियो शूट करते हैं मतलब उनको और ज्यादा सस्पेक्ट लगे। उनको उन्होंने वो अपने तौलिया जैसा कुछ होता है, अच्छा, पहना दिया, निकाला, आंखों पे बांधा, हाथ पीछे बांधा और गाड़ी में उल्टा रख दिया उनको, उठा के ले गए। और ये एक बड़े शहर के बाहर, जैसे जयपुर है तो उसके थोड़ा दूर 20-25 किलोमीटर दूर किसी गांव में थाने में डाल दिया। थानेदार भी वही मौलवी साहब, सिक्योरिटी भी वही उनके मुल्ला जी जो गनमैन वगैरह सो होते वही, डाल दिया। अब कोई संपर्क नहीं, उनका फ़ोन ले लिया, लेकिन गलती से उनको प्रॉपर चेक नहीं किया, एक फ़ोन उसकी जेब में रह गया। हम लोग इंतजार करते 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 हमको डाउट हो गया कि बंदा गायब हो गया, दोनों का ही फ़ोन बंद। हमने फिर क्या ना इधर उधर जुगाड़ लगाना शुरू किया कि अब चलो बंदे तो चले गए, पर अब उनको ढूंढने की कोशिश तो की जाए। तो जो गाइड था उसका कोई और पहचान वाला एक इस शहर में रह रहा था, जो पहले वो भी उस कम्युनिटी से था, लेकिन बाद में वो आके टीचर बन गया और अच्छी खासी पोस्ट पे था। उसको बुलाया, वो बहुत जेंटलमैन था, इंग्लिश बोल सकता था। उसने फिर बहुत उधर फोन लगाए, अलग अलग पुलिस स्टेशन में लगाए, अलग अलग जगह पे बात किया, तो पता चला कि वो शहर से 20 किलोमीटर दूर किसी पुलिस स्टेशन में। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना समझ में आ रहा था कि हिंदुस्तानी मुलगरी कुछ बोल रहे थे। फिर क्या हुआ ना, फिर मैं डर रहा था कि चलो उसको तो पकड़ लिया, अब हम जाएंगे, मैं साथ में जाऊंगा तो मुझे भी पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या होगा। फिर क्या हुआ ना कि अब गाड़ी कहाँ से लाए उधर जाने के लिए। तो जो अंकल जो पहले दिन हमको छोड़ने आया था ना, उसका नंबर था, वो काफ़ी हेल्पफुल बंदा था कि अगर आप कहीं जगह नहीं मिले तो आप मेरे घर आ जाना, ऐसा वैसा। तो उनको ही हमने फ़ोन किया कि भाई अंकल जी अब ऐसी मुसीबत हो गई है, बंदा खो गया, आपको आना पड़ेगा, गाड़ी लेके जाना है। तो वो बेचारा आ गया बंदा फटाक से। फिर हम उस फंटी गाड़ी में रात को बैठ के 20 किलोमीटर दूर गए। तो उसने क्या है ना, हमको जीपीएस लोकेशन भेजा था उसी दौरान 10:30 बजे के आसपास। लेकिन वो जीपीएस लोकेशन उसने गलत भेज दिया, मतलब फ़ोन नहीं उसका काम नहीं कर रहा था, कहीं और की 10 किलोमीटर और दूसरी लोकेशन की भेज गए। हम उधर लगा के बैठे तो हम थोड़ा उल्टा चले गए। फिर उसने फिर फ़ोन किया कहीं, तो फिर उसने नाम बताया कि ये जगह पे है। तो हम ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 रात के। हाँ, अब रात को तो कोई होगा नहीं वहाँ पे, थानेदार वगैरह जो मौलवी साहब वो तो चले गए। फिर हमने रिक्वेस्ट करी तो वहाँ पे पहुँचे तो आसपास देखा कि ऐसे अंधेरा दिख रहा है। उधर थोड़े टावर जैसा कुछ, थोड़ा रेत का टीला बना है, उसके ऊपर कोई खड़ा है बंदा गन लिए, वैसा काला काला दिख रहा है। पीछे चांद की रात थी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। और वो उसके पास छोटी छोटी बैटरी होती है जो ग्रीन लाइट मारती, तो अगर किसी को ऐसे भेजना है तो ऐसे ऐसे करेगा, और कुछ नहीं दिखेगा, आदमी कौन है पीछे, लाइट भी नहीं, पूरा अंधेरा है, लेकिन वो इशारा कर रहा है तो मतलब जाओ।
तो फिर उसने वो बड़ा सा पाइप का जो नाका बना रखा है वो खोला, फिर उसके अंदर कहीं गए। फिर मौलवी साहब नहीं है, मौलवी साहब को कहीं फ़ोन करके बुलाया, फिर वो आए। फिर वो जो पहले के ज़माने में जो होता था ना, मुगलों के राज में ऐसे नीचे बैठ के कोने कोने में चादर लगी है, सब बैठते हैं नीचे, फिर वो लिखते हैं कुछ, ऐसा सीन किया, पूछा क्यों आए कैसे, मतलब ट्रांसलेटर के जरिए। फिर बंदा तो हमारे पास है, अब आपको मिलना है, बंदा अभी नहीं छूटेगा, कल छूटेगा, मिलना है तो हम मिला देते हैं। तो बंदे को लेके आए बाहर से। फिर मैंने पूछा भाई क्या हाल है? हाल तो ठीक है, बोले पीछे नशेड़ी लोग हमारे साथ में एक दो, और मच्छर भी बहुत है, खा रहे हैं, अंधेरा भी है। मैं बोला अब अंधेरा है तो है, चलो मिल गए, यही बड़ी बात है, और कल आपको छोड़ देंगे। फिर दूसरे दिन और आए, वापस आए नहीं। फिर दूसरे दिन पता चला कि आपको काबुल के एक हेडक्वार्टर है, वहाँ पे वो उसको लेके आएंगे। अच्छा। मतलब गलत फहमियाँ चल रही थी ना कि वहाँ पे आएंगे, ऐसा नहीं बोला कि भाई मजिस्ट्रेट वहाँ पे एक है छोटा, वहाँ पे जाना है, लेकिन हमने वहाँ चले गए। और वहाँ पे ऐसा डर लग रहा था कि गेट है उस उधर, सीमेंट के ब्लॉक बना रखे हैं बड़े बड़े सिक्योरिटी के लिए, जब बाहर कोई ब्लास्ट हो तो आप उसके पीछे हैं तो आपको इम्पेक्ट नहीं करेगा। अब हमने वहीं, हमारे को वहीं बिठा दिया उसके पीछे। अच्छा। और इधर ये सब लोग तार की फेंसिंग कर रखी है, वो तालिबान के लोग वहाँ पे बैठे हुए वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हम लोग वहाँ आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। तब मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आधे घंटे बाद में पता चला कि वो तो वहाँ पे, इधर नहीं है, रात वाली जगह ही जाओ वापस। अच्छा। फिर वहाँ गए, फिर पता चला कि अभी वो मजिस्ट्रेट कार्यालय में गए, तो वहाँ गए तो फिर बोले कि वो तो वापस चले गए। काफी लफड़ा चल रहा था। फिर जब वापस पुलिस स्टेशन में गए तो पता चले वो बाहर बैठा बैठा अनार खा रहा है। मैं बोला क्या हुआ? बोले तो मौज पड़ी है इधर तो। अच्छा। फिर उसको रिलीज करा के लेके आए, और उस दौरान उसको सुबह सुबह उसको बोला कि थोड़ा नशा वशा कर ले, वो गांजा वांजा ऐसा कुछ बोला, बंदूक बोला ले चला ले, ऐसा जबरदस्ती थोड़ा कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। ऐसा करके वहां से तो बच गए। फिर हम लोग, हमको कंधार में शायद परमिशन नहीं थी कि वहां पे मत जाना, और हम लोग वहां चले गए थे, तो इसलिए जेल में डाला। अच्छा, आपको भी डाला था? नहीं, मैं नहीं, मैं तो बरोबर ड्रेस में था ना, इसलिए। उसके बाद हम वापस एक गाड़ी वहां से लिया, जो डॉक्टर था उसको साथ में लिया, उसके किसी दोस्त की एक और स्विफ्ट गाड़ी थी, उसको लिया। नंबर प्लेट नहीं होती वहाँ पे गाड़ियों की। अच्छा। आप गाड़ी जापान से आई, सेकंड हैंड खरीदो, यूज करो, कोई ट्रैकिंग वैकिंग कुछ नहीं। गाड़ी की स्टीयरिंग दूसरी साइड होती है। अच्छा। अब पूरी रात गाड़ी चलाना था, और हर 1 किलोमीटर के बाद नाका आता है। अच्छा, और गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी हम बारी बारी से चला रहे थे, नींद आ रही है तो वो चला रहा है, ऐसा वैसा। काफी रिस्की था वो गाड़ी वाला, मतलब अब आज मुझे बोला तो मैं नहीं करूंगा कभी भी गलती से, लेकिन उस दिन हमने कर लिया था कि जाना ही जाना है। तो हम लोग उसी दौरान चले गए कंधार, मतलब हेरात गए, ईरान के बॉर्डर तक पूरा। और वहाँ पे घूमने के दौरान जाते हुए हम एक होटल पे रुके हुए थे, थोड़ी देर के लिए चाय वाय पिया था कुछ, वापस आए उसी होटल पे रुके। उधर हम घूमे तो उधर भी काफी सारे तालिबान के साथ में गए थे, इंटरव्यू भी किया, उन्होंने काफी कुछ दिखाया भी, फोटोग्राफी भी किया। उनके गेम होते वो देखने के, देसी जो कुश्ती का गेम होता है वैसा कुछ, जब जीत जाते हैं तो भेड़ बकरियां दी जाती है, ऐसा मतलब काफी कुछ यूनिक था। जब वापस आ रहे थे तो उसी होटल पे रुके। अच्छा। और वही मेरे दोस्त ने फिर वहाँ पे गलती की, वहाँ पे आप टॉयलेट यानी पेशाब विशाब करने जाते हो तो आप खड़े खड़े नहीं कर सकते। अच्छा। और रोड साइड मतलब नहीं करो, थोड़ा साइड में जाके करो। तो वो मैं तो साइड में गया, और मेरा तो ड्रेस था, मैं बैठ के चल के आ गया। हम होटल में बैठे, कैलाश भाई निकले बाहर, रोड पे जाके प्रॉपर खड़े खड़े इंडियन स्टाइल में किया। इंडियन कल्चर नहीं है, लेकिन अभी आजकल देखने को मिलता है, वैसा ही सीन किया, पैंट वगैरह पहने थे, और इतने में पीछे से गाड़ी आ गई, बंदे को पकड़ लिया, फिर से फोन ले लिया, पैसे वैसे सब ले लिया। मैं 10 मिनट से मुझे तो हमेशा डाउट ही रहता था कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, और वो 10 मिनट हुई, मुझे लगा कि यार बंदा नहीं आया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। मैं गया बाहर देखने के लिए, तभी वो वहां से आवाज लगा रहा है, उसके पास ही खड़ा है कि आप बंसी भाई इधर मत आओ, मेरे को पकड़ लिया, आप गाइड को भेजो। अरे यार, तो मैं धीरे से वहीं से मुड़ गया कि उसको डाउट ना हो ये बंदा इसके साथ है। मैं भागा भागा गाइड को बोला कि फिर से मुसीबत खड़ी हो गई, आप जाओ उसको निकले के आओ। इसी दौरान उसने क्या कि भागने की कोशिश कर दी कि मैं होटल में चला जाऊं, भाग गए। तो उन लोगों ने फिर से वो घोड़ा खींच लिया था। हाँ, मतलब लोड तो होती है उसको, वो ट्रिगर कुछ होता है खींचने का, खींच के बोले रुके नहीं तो दोगे, तो वो रुक गया।
तो नहीं तो उस दिन फिर मामला गड़बड़ हो जाता। अच्छा, फिर गाइड फिर वहाँ पे गाड़ी में से उसको तब तक वो डाल ही रहे थे अंदर, तक गाइड चला गया, उसको फिर कैसे करके बात करके लेके आए, उसको लेटर वेटर बताया, वो जो लेटर दिखाना होता है ना परमिशन वाला, ऐसा करते करते बहुत काफी। हाँ, फिर लास्ट में हमारे साथ क्या हुआ कि अभी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है और अब हम काबुल में रुके हुए हैं। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, पैसे वैसे ख़त्म है, रिटर्न टिकट हमारे पास है लेकिन पैसे ख़त्म है, एटीएम काम नहीं करता वहाँ, तो जो डॉलर लेके वही एक्सचेंज करा के गाड़ी चला रहे थे। हाँ। तभी रात को 1 बजे गाइड भी बाद में थोड़ा कुछ फ्रॉड जैसा कर लिया था उसने। दोस्त का कैमरा गोप्रो था तो पहले दिन लिया कि बोले मैं भी कुछ फोटो वोटो करता हूँ, पता नहीं उसने कहीं खो दिया या मतलब उसकी ईमानदारी पे शक भी नहीं किया जा सकता और शक भी किया जा सकता है क्योंकि बंदा जेन्युइन लग रहा था। हम उसके घर पे रोटी खाए, उसके बच्चों के साथ बैठे हैं, खेले हैं। अब उसको चोर बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसने जरूर 35,000 का कैमरा हमारा गायब कर दिया। बताया नहीं, बोले मेरे पास है, ऐसा बोल रहा था। अच्छा। तो चलो मैं ठीक है सुबह दे देगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को इसी दौरान 1 बजे क्या हुआ ना कि अचानक से दरवाजा खटखटाया और कुछ एक बार और खटखटा, फिर जोर से लात मारा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो 2 गनमैन, आंखें पूरी कवर हैं, मिलिट्री ड्रेस है, एक साथ में सलवार पैजामा वाला एक आदमी है 30-35 साल का, और एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी दाढ़ी है लंबी सी, टोपी है और वाइट पैजामा वगैरह पहना है, लगभग 65 वर्ष का। एक ऐसा लग रहा था कि यही इनका लीडर है। उसने आया तो हम लोग खड़े हुए और जो बीच वाला जो ट्रांसलेटर था उसने हमसे फ़ोन ले लिया, फ़ोन खोल के दे दो, और बोला कि डिलीट फोल्डर खोलो। और हम क्या कर रहे थे, कुछ रिकॉर्ड करे, तो हमने सोचा कि सब डिलीट फोल्डर में डाल दो, और उसने खोल दिया। तब हमें लगा कि मामला अब पूरा ही है, अब तो जाने की आशा छोड़ दो। पूरा वो चेक कर रहा था। वो जो बूढ़ा अंकल था उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पिस्टल निकाला और ऐसे रख दिया सामने। वो हमारे बेड पे बैठा हुआ है, हम सब खड़े, सब वाइब्रेट कर रहे हैं, पाँव हमारे कंपन हो रहे थे। बहुत डर लगा, मतलब ऐसा लगा कि अब तो मामला ख़त्म। वो गाइड भी घबरा गया। करते करते मतलब आधा घंटा ये सिलसिला चल रहा था, सब फ़ोन। लेकिन उनकी एक खासियत है ना, वो पूरा चेक नहीं करते। मेरे पास 2 फ़ोन है तो एक फ़ोन दिया, उसमें ही चेक कर लिया कि उसके पास कुछ और हो सकता है, ऐसा नहीं। जैसे पहले कैलाश के साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ हुआ। तो मेरे सब वीडियो दूसरे फ़ोन में थे। उसने काफ़ी सारे फ़ोटो देखे, कुछ मेरे उनके साथ में फ़ोटो क्लिक किए हुए थे तो वो भी देखा। फिर उसने बोला कि ये सब फ़ोटो क्या? मैं बोला ये तो सब आपके लोग थे, वो मिले तो फ़ोटो लिया। आधे घंटे बाद उसने सारा चेकिंग किया, फिर कहीं वायरलेस पे बात करें, फ़ोन पे बात करें, अलग अलग चल रहा था कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ हो गया। आधे घंटे बाद अचानक उसने अपना सब सामान हमें दिया। बोले हमने आपसे कुछ लिया क्या? मैं बोला नहीं। पैसे वैसे लिए क्या? नहीं। और वो फटाक से निकल के चले गए। अब हमें क्या करना, हमें पता नहीं, कोई हमें रुकना है, जाना है, गलती हुई कि नहीं हुई, कुछ नहीं बताया, वापस आएंगे कि नहीं। हमें तो अब नींद तो पूरी हो गई। रात को 1 बजे से लेके 4 बजे तक हम वहीं बैठे रहे, कोई राहत नहीं, टेंशन ही टेंशन थी कि पता नहीं क्या होगा, हम जाना है, जा पाएंगे, पकड़ लेंगे। 4 बजे तो हमने तो अपनी बोरियां बिस्तर समेटी और टैक्सी क्या मंगाया, सीधा एयरपोर्ट कि पहुंच जाओ। एयरपोर्ट पहुंचे ने तो अब सब वो गाइड को बाय बाय करने का टाइम आया तो फिर बोला कि कैमरा दे दे। तो बोले कैमरा तो है ही नहीं। होटल से निकले तब भी हमने बोला तो उसने बोला कि मेरे जेब में पड़ा है, और वहां जाके बोलता कि कैमरा ही नहीं है। अब 35,000 का कैमरा, एक नया बंदा है, वो भी कहीं से मांग के लाया होगा, अब कैमरा गायब कर दिया। अब हमारी फ्लाइट है और अभी पीछे तो ऐसा लफड़ा हुआ तो हम रुक भी नहीं सकते। अभी किसी सिक्योरिटी वालों को बोलेंगे तो और फंसा देंगे, कहीं बोले बयानबाजी करना है तो घंटा 2 घंटा रोक लिया तो काम खत्म। अब हम क्या करें? थोड़ी दूर से बहसबाजी किया तो वो बोला कि मैं होटल जाता हूँ, चेक करता हूँ। होटल गया, फिर बाद में वापस ने फ़ोन किया कि वो तो नहीं है, कैमरा नहीं है। वो बहसबाजी आसपास के लोगों ने सुन लिया था, कुछ शायद सिक्योरिटी वाले भी थे। तो बोले क्या हुआ? मैं बोला बताना नहीं था लेकिन खुल गया वो केस। मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ, हमारा गाइड था और हमारा एक कैमरा था 35,000 का, और बंदा लेके बोल रहा है ही नहीं। वो बोले कि आप हिंदुस्तान से और आपका कैमरा गायब कर दिया गाइड ने। बोले उसका नंबर दो, हम अभी उसको जमीन से खोद के निकाल देंगे। अच्छा,
मैं बोला यार इस कैमरे की वजह से उसकी जान ले लेंगे और इनके लिए चुटके का खेल है। और हमने इसके घर पे खाना खाया, इसके बच्चों को देखा है, इसकी मम्मी को देखा है, इसकी वाइफ को देखा है, और अगर इसके साथ कुछ हो गया तो हमारे जैसा कोई बुरा आदमी नहीं होगा। सही बात। मैं बोला चलो अब जो होना होगा। हमने तो वहाँ से थोड़ा अंदर गए, उसको बोल दिया कि सर आप जो भी करो, अगर कैमरा मिले तो ठीक है, नहीं तो हम और कमाई करेंगे, लेकिन और कुछ ज़्यादा मत करना। तो बोले ठीक है। हम लोग फ्लाइट में बैठने के लिए, तो देखा कि फ़्लाइट 1-1.5 घंटा लेट है। तो टेंशन बढ़ती जा रही थी कि जब तक यहाँ से विमान निकल नहीं जाए ना तब तक वो था, एड्रेनलिन तोड़ रहा था। फिर पता चला कि भाई अब चलो फ्लाइट तैयार है, 8 बजे की जगह 9:30 बजे सब लोगों को फ्लाइट में ले जाके बिठा रहे थे। वहाँ पे ऊपर सिक्योरिटी वाले थे, वो अनपढ़ सिक्योरिटी है, पासपोर्ट ऐसे उल्टा पकड़ के देख रहे हैं। तो हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन डर भी था कि कहीं जो भी है हो रहा है। फ्लाइट में बिठा के प्रॉपर सेट हो गया, दरवाजे बंद हुए और बाद में पता चला कि फ्लाइट ही खराब है। वापस नीचे जाओ बाहर। मैं रुकना नहीं चाहता कि खराब है तो इधर ही बैठो, लेकिन ये वापस गए तो मामले में उलझा देंगे। वापस गए, 1 घंटा लगा होगा। 1 घंटे के बाद एक दूसरा विमान अरेंज किया, उसमें बिठाया, वो उड़ा। और जब पाकिस्तान के आसपास आ रहा था तो कभी वाइब्रेट भी कर रहा था। इस्लामाबाद के ऊपर से आता है ना, वहाँ पे उनका ये रास्ता है। दिल्ली उतरा, जब रनवे पे उतर गया ना तब हमने अपने आप को चेक किया कि हम पहुंच तो गए। अब यहाँ पे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आ गए, कम से कम भारत में तो आ गए। इधर की जेल में डालेंगे तो ठीक है, लेकिन उधर नहीं रहना चाहते। उधर कोई समाचार भी नहीं पूछेगा। फिर जब उतरे तो इधर भी वो तैयारी थी, इधर वाले भी। अच्छा भाई अफगानिस्तान से आए, दोनों अलग ले गए अलग। मेरी सामने फ्लाइट भी थी, सामने 1 घंटे बाद कुछ थी। थोड़ा इधर पूछने के बाद अलग कमरे में ले गए। इवन थोड़ा उसको बोला कि बराबर इनका उतार के चेक करो, कपड़े थोड़ा आगे पीछे करके। मैं बोला सर आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना, मेरी आगे फ्लाइट है, इतना ध्यान रखना। कोई गलती नहीं किया हमने, अपने पैसों से गए किया। तो उन्होंने सारे पूछा क्या करते हो, किसने पैसा दिया, किसी ने स्पॉन्सर किया होगा, कहाँ पे घूमे थे, वहाँ पे कोई घूमने की जगह है। तो काफ़ी कुछ सवाल थे। आधा घंटा तक इन्वेस्टिगेशन चला। उसके बाद बोला ठीक है जाओ। क्या लाए होंगे कुछ तो, मतलब उनको लग रहा होगा कोई। मैं बोला देखो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, ये हमारे काम है, और आपको दूसरा कोई हमने काम नहीं किया है। घूम के आए 15 दिन, अब आप जो करोगे सही। फिर उन्होंने छोड़ दिया, घर पे गए। फिर उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अब पता नहीं, लग रहा है कि फिर कभी मौका मिले तो जरूर जाएंगे। पर फिर जाने की, अफगानिस्तान जाने की इच्छा है। यस, सही बात है। किससे आपके पास इतने हैं कि हम तो, मतलब किससे तो मैं वही है, आपका पॉडकास्ट 5 घंटे पूरा नहीं होगा। हर मोड़ पे नई कहानी है, हर देश पे नई कहानी है। तो अब किससे बहुत ज्यादा, इसलिए अब आपके जो ऑडियंस के क्वेश्चंस हमने मंगवाए थे जी, एक बार वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता हूँ। मैं इसी दौरान थोड़ा सा और बातें करना चाहूँगा, बता देता हूँ शॉर्ट में। बिल्कुल। कि अभी ये 2022 की बात है शुरुआत में, मतलब, और अभी तक 2025 पूरे होते होते 57 कंट्री हो चुका है। अभी जस्ट अमेरिका का ट्रिप फिनिश करके आया हूँ। और जब मैं शुरू किया नहीं था, उसके पहले मैं कभी सोच नहीं सकता कि मैं बाहर भी जाऊंगा, लेकिन अब मैं हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो ये स्ट्रगल की कहानी करने पे आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। और सोचना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। यस, सही बात है। तो अब कुछ सवाल है, वो जो सवाल हमने इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछे थे। बंसी जी, मैं आपको ज्वाइन करके आपके साथ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो है ऐसी कोई नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी शायद मेरे पास भी टाइम ना हो, और आप भी थोड़े दिन घूमने के बाद आप भी मेरे को नहीं बोलोगे कि भाई तू जा, मैं तो अकेले जाऊंगा। ये दोनों की, लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है। हमने ट्रायल भी किया हुआ है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है कि नए बंदे हो तो जाए, इनसे कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन चाहे कितना भी सीखने को मिल जाए, पर 2 बंदे एक साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। 2 दिन के बाद एक दूसरे से इरिटेट होने लगते हैं। एक बोलेगा इधर जाना है, एक इधर जाना है। सही बात है। और अब मेरे पास भी बहुत सारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टाइम नहीं है कि मैं और बंदे के साथ घूमूं। ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। अमृत मोदी 93 जी, बंसी जी, आपने यूट्यूब की जर्नी कब से स्टार्ट की थी? तो ये कौन सा साल था?
वैसे तो 2017 से काम शुरू कर दिया था प्रॉपर। ऐसा देखा जाए लोकल पे बेस पे मैंने 2017 से लेके 22 तक किया, और 22 स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2026 आया, अब तक मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक बात है। वीडियो एडिट के बारे में बताएं। तो वीडियो एडिट अभी तक हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है। देखो मेरे पास एक फ़ोन है, हाँ। यही सब कुछ है। ये फ़ोन तभी लाया जब मैं थोड़ा सक्सेस हो गया, थोड़ी इनकम हुई तब। इसके पहले एक सादा सिंपल फ़ोन था। यही फ़ोन में एडिट करता हूँ, इसी में शूट करता हूँ, सब कुछ इसी से होता है। जो आप मेरे को जिधर भी देखते हैं सब एक ही फ़ोन में होता है, आईफोन। हाँ। और एक माइक का इस्तेमाल करता हूँ। एप्लीकेशन है वो बहुत सारी एप्लीकेशन है और फ्री में ही होती है ज़्यादातर, तो कोई इश्यू नहीं। सब में एक जब का अलग टेस्ट होता है, किसी को VN पसंद है, किसी को कैन मास्टर पसंद है, किसी को और पसंद है। तो आप जिस जगह पे सही समझ सकते हैं उधर काम कर सकते हैं। खान लाला पूछ रहे हैं कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो? अभी की बात अलग है। जब शुरुआती मैंने आपको पहले ही बता दिया जब वीडियो शुरू हो रही थी कि मैं पहले ही ट्रिप पे निकला तो मेरी इनकम 70,000 के आसपास पहुंच गई थी। इनकम में लोगों को हर बार एक ही सवाल होता है कि बताते नहीं है और गोल गोल बताते हैं। तो फिर मैं भी उसी तरह से बताने जा रहा हूँ कि ये बात ही ऐसी है। एक दुकान होती है ना, दुकान को प्रॉपर सामान रखते हैं अंदर, सामान जो चीज़ें वगैरह होती है रेगुलर, आप उसको खोलोगे वापस बंद करोगे, टाइम से आओगे तो जो आपके कस्टमर है वो रोज़ आएंगे और आपसे सामान ले जाएंगे, आपकी चलती रहेगी दुकान। और अगर आप सही ढंग से कभी करते हो कभी नहीं करते हो, कभी ट्रैवल का बना दिया, कभी गांव में घुमा दिया, कभी कुछ अलग अलग गाना गा दिया, तो आपकी दुकान ज़्यादा नहीं चलेगी। सामान रोज़ नए बदलते रहोगे तो कस्टमर नहीं आएगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही से सही ट्रैक पे हो, आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और खाली यूट्यूब से भी आपको ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। यूट्यूब से इतनी इनकम अभी भी नहीं होती है कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अभी आपने अमेरिका का मेरा वीडियो देखा होगा, एक ही ट्रिप पे मेरा 3 लाख रुपया खर्च हुआ है। 20 दिन गया हूँ मैं खाली, और मेरी इनकम 3 लाख तो अभी तक नहीं हुई है। उस वीडियो से कोई लाख की इनकम नहीं हुई है। हाँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ट्रिप कर जाने से आपका सब कुछ हो जाएगा। आपको काफ़ी लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे वीडियो थोड़ी थोड़ी इनकम अगर चलेंगे तो जनरेट करेंगे, तब जाके एक मंथली एक रेवेन्यू बनेगा। उसके बाद आपके पास और भी सोर्स होने चाहिए, जैसे फेसबुक है, कुछ लोग इंस्टाग्राम से भी कुछ एडवर्टाइज करके कमाते हैं, कुछ प्रमोशन करके कमाते हैं। तो सारा मिला के गाड़ी चलाते हैं, तब खर्चा निकाल के आप मान के चलिए कि 1-2 लाख रुपया बच जाता है। अभी बात कर रहा हूँ। अच्छा। पहले का तो अब सोच नहीं सकते, इतना पॉसिबल नहीं था। अच्छा। तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो पैसा मिल रहा तभी तो आप घूम सकते हो। ठीक बात। ये बात है, लेकिन ये एक सिक्योर जॉब नहीं है। सिक्योर जॉब आज आप सरकारी जॉब करते हैं ना, भले लाख रुपया हो, लेकिन आपके पीछे गारंटी है। हाँ। और हमारे वाले में पता नहीं कब कोई कॉपीराइट दे दिया, उड़ा दे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि एक चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक बात है। ठीक। चौधरी 60 पूछ रहे हैं कि आप विदेश में जॉब दिलवा सकते हैं क्या? हाँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो जाता हूँ, मैं किसी जॉब ढूंढने नहीं जाता। मैं जाता हूँ खाली मेरे को कैसे घूमना है, कहाँ पे घूमना है, क्या कंटेंट लाना है जैसे लोग देखेंगे, उतना करके आता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस का सेटअप करवा दो, नौकरी दिलवा दो, मुझे खुद ही पता नहीं है। हाँ। क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना। वो करने जाऊंगा तो फिर आप लोग देखोगे नहीं। मेरा काम ट्रैवल करना है, डेस्टिनेशन पे जाना है, कैसे घूमना है, कुछ यूनिक दिखाना, ये खप काम है। अभी आप इंडिया में हो या अमेरिका में? तो ये अमेरिका में बैठ के शूट कर रहे हैं हम। ठीक है। अभी हम जयपुर राजस्थान में हैं। हाँ जी। ये आप सब जगह घूमते हो, सब कैसे मैनेज करते हो और प्लान कैसे बनाते हो? प्लान कुछ नहीं होता है। जैसे कुछ फैमिली वगैरह जाते हैं वो सब पहले से बुक करके जाते हैं। हमारा कोई बुकिंग नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं कि आने जाने की 2 फ्लाइट हो और 1-2 दिन के फ्लाइट, मतलब होटल। बाकी हम थोड़ा सोच लेते हैं कि भाई इंडिया में जाएंगे तो हम जयपुर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, महीना घूम लेंगे, फिर निकल जाएंगे। अब आगे चल के मुंबई ना भी जाए, हम लोग नागपुर भी चले जाएं, कहीं कोलकाता भी चले जाएं। तो रैंडम ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे हमें लगे वहाँ चले जाते। कोई प्लान नहीं होता है। प्लान हमारे वाले में करना मुश्किल है। सही बात है। तो ऐसे हमारा ट्रैवल प्लान होता है। एक बार आप नॉर्थ कोरिया की यात्रा करें कि नहीं? मैं समझता नहीं ऐसे कुछ जाना जरूरी भी है, जहाँ पे रिस्क भी मान के चलिए, या फिर आप वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करो, दिक्कत भी हो, ऐसी क्या जरूरी थोड़ा ही काम। सही से ट्रैवल करो,
चलेगा, दिक्कत। हाँ तो बंशी भाई में आपके ट्रैवल में सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा है, प्लीज आंसर कीजिए। ये तो शायद अफगानिस्तान वाला आपने बता दिया है। हाँ, लेकिन वो भी एक अनुभव था, ठीक है। बाकी अब उस समय के हिसाब से था, लेकिन अब मैं उसको ऐसा इतना खतरनाक भी नहीं मानता। ठीक बात है। बंसी भाई आपका 1 साल का खर्चा और कमाई बताइए, और नया कोई क्रिएटर बनना है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सुझाव जरूर दें। तो ये बात तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पहले शुरुआत में हमने यही बात किया। और नया क्रिएटर वही है, पहले कोई खर्चा मत करिए, पहले आप बेस बनाइए, एक ही टॉपिक पकड़ के रखिए और जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो काम करिए, तो ही सफलता मिलेगी। कंटिन्यूटी जरूरी है। दुकान वाला सिस्टम सेम है, व्यापार कैसे करोगे दुकान पे, और कोई नया तरीका नहीं है। और रातों रात आपको कोई स्टार नहीं बनाएगा। आपको लगा किसी को पैसा दो, किसी यूट्यूबर से मिलने से हो जाएगा, इम्पॉसिबल चीज है। सही है सर। कैसे आप टूरिस्ट वीजा लगवाते हैं, तो खुद से कितने रहती हैं फीस? सबकी अलग है, कुछ वीजा फ्री भी होते हैं, कुछ लोगों की 10,000 होती है, कुछ की 8,000, कुछ की 5,000, किसी की होती भी नहीं है, किसी को ऑनलाइन वीजा होता है, ई वीजा होता है। मोस्टली हम सारे वीजा खुद ही लगाते हैं। कुछ वीजा जो होते हैं जो एजेंट 2,000-2,500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, बाकी वो कर लेते हैं। तो इजी है। और आपके पास अगर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का वीजा है तो थोड़ा और इजी हो जाता है। तो लगभग इसके सिमिलर बहुत सारे सवाल है। बिल्कुल। और एक वो किस्से की बात आ गई थी, तो उस सवाल को अपन लास्ट लेते हैं कि कजाकिस्तान में पानी की बोतल वाला क्या किस्सा था? अरे हाँ, वो क्या किस्सा था? एक्चुअली कजाकिस्तान, रसिया और इधर के जो देश है ना, वहाँ पे पानी और एक गैस, हम जो सोडा पीते हैं ना, ऐसी दोनों बोतल एक ही जैसी दिखेगी, आपको पता नहीं है। ठीक है। आप वहाँ जाके बोलोगे कि पानी दो, तो आप गैस की बोतल भी लेके आ सकते हो, वो लोग वो भी पी लेते हैं। ठीक है। वो इतना भी तेज सोडा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हमने वो ले लिया, पानी पिया, होटल पे चले गए, बाद में पिया, वो तो सोडा निकला अंदर से। अच्छा। हमने उनको पानी बोला था, तो वो बोलते वदाक, पानी को बोलते हैं मतलब गैस वदाक। गैस वदाक बोल दिया मतलब बिना गैस वाला पानी, और वदाक बोल दिया मतलब गैस वाला पानी। तो आपको बोलना है गैस वदाक। हो, आज मेरे को शब्द भी याद आ गया, तो हमने वो बोला नहीं था, हम तो वदाक किसी ने पकड़ा, हमें बोल दिया। तो जैसे ही मुंह में डाला, हमें बोला ये कौन सा पानी हो गया। तो 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हो गया था। तो वही ये कहानी शायद इन्होंने पकड़ी होगी मुझे। तो ये बात है। इस तरीके के बहुत सारे किस्से हैं। ये एक पॉडकास्ट तो सिर्फ अभी ट्रायल पॉडकास्ट है जी। बंसी जी के साथ हर 2-3 महीने में मुझे या तो इनके पास जा के करना पड़ेगा, इनका स्टूडियो बन रहा है नया, तो उसमें जा के, क्योंकि मुझे बहुत सारे किस्से सुनने हैं, चाहे आपके वो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व किया कि आपने लगभग स्टार्टिंग के सारे सीरीज वीडियोस देखे हैं, तो कहानियां हर देश की है। हमने बहुत और भी जंगलों में भी ट्रैक किया है। बिल्कुल। फिर अफ्रीका में भी कुछ देखे हैं, जगह पे गए थे, +55 डिग्री, हाँ वहाँ पे भी गया हूँ। फिर मैं एक वैली में गए थे जहाँ पे कुछ लोग पहले, वहाँ पे खतरनाक अचानक से बाढ़ आ जाती है, वो लोग भी काफी, वो वीडियो पसंद आया। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि समय की कमी भी है और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कभी मौका मिलेगा पार्ट 2 हम जरूर लाएंगे, और मैं आपके पास आता रहूंगा। और आप, मेरा स्टूडियो बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम 2026 में एंटर हुए। हाँ, तो उसी महीने में हम लोग शायद, सही है, कुछ और मिले। तो ये थे बंसी बिश्नोई, जिनसे हमने लगभग 6-7-8 घंटे बातें करी है, कुछ ऑफ कैमरा करी, कुछ ऑन कैमरा करी है, और लाइटें वाइटें भी ऊपर जल रही थी, थोड़ा माहौल भी ऐसा था। पर कुल मिला के पॉडकास्ट अच्छा रहा, मुझे तो बढ़िया लगा। मैं तो बहुत ज्यादा सुनने में गया, बहुत मजा आया आपसे मिलके। और पहला पॉडकास्ट था ये, या पॉडकास्ट पहले भी कुछ इंटरव्यू तो मैंने देखे, वो इंटरव्यू कम पॉडकास्ट ऐसा ही कुछ सीन था, लेकिन पहले ही मान के चलिए, आप ऐसा ही समझिए। तो यस, पहला पॉडकास्ट करने का सबक हमें मिला। और ये भी ऐसा हुआ ना कि मैं कोई काम से इधर आया और अचानक से हमारी मुलाकात हुई। हम जानते एक दूसरे को 4-5 साल से, तो काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी टीम से, आपके जितने भी दोस्त हैं, और आपने जो सेवा की, इसके लिए बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस तरीके की अलबेली पर्सनैलिटीज से मिलने के लिए और उनसे बातें सुनने के, उनकी बातें सुनने के लिए हमारे पॉडकास्ट द घनसा टॉक्स को सब्सक्राइब करें।